से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास बोनेट मकाओ। बोनेट मकाओ क्या है? तो बोनेट मकाओ जो एक मंकी का ये कैटेगरी है, ठीक है? ये केरला के अंदर में स्पेशली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर में पाया जाता है। डोमिनेंट होता है साउथ इंडिया के अंदर में, लेकिन स्पेशली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूज़ में इसलिए आए थे क्योंकि इनका स्टरलाइज़ेशन किया जा रहा था, नसबंदी किया जा रहा था, इसलिए ये न्यूज़ में आए थे। ये स्टरलाइज़ेशन क्यों किया जा रहा था? बिकॉज़ इनका पॉपुलेशन जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बोनिट मकाओ के बारे में। तो 3 साल तक ये ग्रो करते हैं जनरली, और 4 सालों तक ये एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड इनका 6 मंथ का होता है। ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जो जनरली प्लांट्स के ऊपर में रहते हैं, पेड़ों के ऊपर में रहते हैं, ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, उनको हम लोग आर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये ग्रुप में ज़्यादातर ये लोग ग्रुप में रहते हैं, और साथ-साथ ये एक्टिव होते हैं दिन के टाइम में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लायन टेल्ड मकाऊ होते हैं, मलाबार सीवेट होते हैं, देन सांबर डियर, ये सभी के सभी नॉकटेरियल होते हैं, ठीक है? तो इसमें से 2 ऑप्शन सही था, 1 ऑप्शन जो है वो गलत था। तो ये चीज़ें ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे आपके पास बोनेट मकाऊ से रिलेटेड। तो याद रखना है कि ये एक्टिव होते हैं दिन में, ना कि रात में। ये ओमनीवोरस होते हैं और इनका डब्ल्यूपीआई दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ये शेड्यूल 1 में आते हैं। आईयूसीएन के अंदर में ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया बोनेट मकाओ। सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। सेकंड आर्टिकल आता है हमारे पास, थोड़ा-सा मैं स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, तो क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल कंप्लीट करने, देखते हैं कितना जितना भी हो पाएगा, जितने डेज़ का भी हो पाएगा, फर्स्ट सेशन के अंदर में हम लोग कंप्लीट करते हैं, पहला ही लाइव है तो। और ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, 1 से 1 आवर 30 मिनट के अप्रॉक्स का ही रखेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है 52 सैटेलाइट जो है वो सर्वेलांस के लिए हमारे यहाँ मतलब ये बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 52 सैटेलाइट्स में से 21 सैटेलाइट जो होंगे वो इसरो इसको बनाएगा। इसरो के अंदर में बनाए जाएँगे, प्लस जो प्राइवेट हमारे पास कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनी जो है वो 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनी बनाएगी, ठीक है? ये सारे के सारे सैटेलाइट्स बनाए क्यों जा रहे हैं? तो एक प्रोग्राम है दैट इज़ एसबीएस 3, इस प्रोग्राम के अंदर में बनाए जा रहे हैं। स्पेशली ये सारे के सारे सर्वेलांस के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब एसबीएस 3 जो हमारे पास प्रोग्राम है, ये सारे सैटेलाइट्स 52 सैटेलाइट्स जो बन रहे हैं इस एसबीएस 3 जो प्रोग्राम है इसके अंदर में, ये सभी के सभी सर्वेलांस करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है? स्पेशली फोकस होगा सर्वेलांस कहाँ पे करने के लिए? तो जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पे। ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएँगे और साथ-साथ लो अर्थ ऑर्बिट में जाके वहाँ से सर्वेलांस करेंगे। इनके अंदर में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होंगे जो हाई क्वालिटी के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सार भी लगा है, एसएआर। ये सार क्या होता है? तो नाइट विज़न और क्लाउड वगैरह जो क्लाउड रहता है उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से पिक्चर को ये ले सकता है, इमेजेस क्लिक कर सकता है। तो आप चलो कमेंट में बताओ, सार का फुल फॉर्म तो मैं बता दे रहा हूँ, सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका जो नाइट में या फिर क्लाउड वगैरह रहता है उसके बाद भी इमेज ले लेता है, अच्छे से क्लियर इमेज लेता है। तो ये क्यों ले पाता है? क्योंकि इसके अंदर में कुछ एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो चीज़ लगा रहता है जिसकी वजह से ये लेता है, ठीक है? तो वो क्यों ले पाता है आप ये इस कमेंट में बताइए। हम लोग इसको निसार के अंदर में पढ़े थे, ठीक है? जो प्राइवेट कंपनीज़ है उसके बारे में अगर इसमें बात करेंगे, जो 21 इसरो के द्वारा है और 31 जो सैटेलाइट्स है वो प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा बनाई जाएगी। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ में इन्वॉल्व है वो है आपके पास आनंद टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा आपके पास है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन अल्फा डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है, देखिए जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, इस ब्रिक्स के समिट से पहले हमारे जो पीएम है वो 5 नेशन का विज़िट किए हैं, तो वो पाँचों नेशन हम लोग अलग-अलग डेज़ पे पढ़े थे। मैंने क्या किया है कि सबको एक ही जगह रखा था, तो इसलिए ये वाला आर्टिकल जो है थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, ठीक है? तो इसको चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट नेशन तो जो पीएम के द्वारा विज़िट किया गया था वो था आपके पास घाना। घाना का कैपिटल एक्रा है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। घाना को हम लोग गेटवे ऑफ वेस्ट अफ्रीका भी बोलते हैं। ये कोकोआ प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर वेल नोन एज़ द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इसके अंदर में आपके पास कोट डिवोरी था और साथ-साथ घाना था, ठीक है? तो ये याद रखना है घना के बारे में कि यहाँ पे कोकोआ प्रोडक्शन के लिए फेमस है। साथ-साथ ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशन है, जो पहला अफ्रीकन नेशन जो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो फर्स्ट अफ्रीकन नेशन जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो था घाना। नेक्स्ट ये हमारे इंडिया को बहुत सारे जो अलग-अलग इम्पोर्टेंट कमीशंस कमिटी होती है वहाँ पे, ऑर्गनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे सपोर्ट करता है। जैसे यूएनएससी के अंदर में परमानेंट मेंबर में के लिए सपोर्ट करता है, डब्ल्यूटीओ और एक्सेट्रा में, ठीक है? इसके अलावा 2 बिलियन का हमारे पास घना के साथ ट्रेड होता है, जिसमें एक्सपोर्ट के अंदर में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी बहुत सारी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो गोल्ड हो गए, कोकोआ हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं।
की कोऑपरेशन प्रोजेक्ट देखेंगे तो घना इंडिया के बीच में एक की कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग पैन अफ्रीका ई नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे जितने भी वोल्टा वाले रिवर है याद रखना है घना के अंदर में है, तो व्हाइट वोल्टा हो गया, ब्लैक वोल्टा हो गया, देन उसके बाद आपके पास एक लेक भी है जिसका नाम है लेक वोल्टा, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है? तो ये इस वजह से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन आपके पास रिवर हमने कंप्लीट कर लिया। रिवर में एक और रिवर आपको याद रखना है, दैट इज़ द जो ओटी रिवर है, ये ध्यान में रखना है। तो व्हाइट हो गया, ब्लैक वोल्टा हो गया, व्हाइट वोल्टा हो गया, ओटी रिवर हो गया, साथ-साथ लेक वोल्टा हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं घना के बारे में, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो घना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब एक रिच कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखने जैसे कि तेमा एंड टोकारारी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है घना का। इसके अलावा एक प्लेट्यू भी आप ध्यान में रख सकते हो, खोवाई प्लेट्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में, तो 2 इंपॉर्टेंट सिटी आपको याद रखना है, एक है आपके पास तमाले और दूसरा आपके पास कुमासी, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास घना के बारे में। घना का थोड़ा-सा लोकेशन देख लेते हैं, तो ये हो गया आपके घना और घना के यहाँ पे आपके पास घना का कैपिटल हो गया एकरा। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइट वोल्टा हो गया, ब्लैक वोल्टा हो गया, देन ऊपर में आपके पास इधर बर्किना फासो आ जाता है, ओटी रिवर। तो ये तीनों रिवर के बारे में हमने बात किया था, ये तीनों रिवर थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम कंट्री पे देखते हैं जहाँ पे हमारे पीएम का विज़िट हुआ था, वो था ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इम्पोर्टेंट है, ये कैरेबियन कंट्री है, ठीक है? तो ये कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्री का एक मतलब कम्युनिटी उनका एक ग्रुप है जिसको हम लोग कैरिकॉम बोलते हैं, तो ये कैरिकॉम का भी पार्ट है, ठीक है? यहाँ के इम्पोर्टेंट माउंटेन के बारे में देखेंगे तो यहाँ का हाईएस्ट पीक जो है वो आपके पास माउंट एरिपो, ये याद रखना है कि हाईएस्ट पीक जो है वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का माउंट एरिपो है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ध्यान में रखनी है, जैसे आपके पास कैनोरी हो गई और तेरी रिवर हो गई, ठीक है? ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स याद रखने हैं। एक लेक है यहाँ पे पीच लेक, ये भी ध्यान में आपको रखना है। 40% जो पॉपुलेशन है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में अगर बात करते हैं तो 40% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन है। कैसे इंडियन ओरिजिन है? तो जब ब्रिटिशर्स रहते थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि स्पेशली बिहार और यूपी के बहुत सारे लेबर्स एज़ अ इंडेंचर्ड लेबर ये लोग लेके गए थे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर में, ठीक है? तो उस जो इंडेंचर्ड लेबर थे उन वो सारे लेबर्स को हम लोग अभी गिरमित्याज बोलते हैं। तो गिरमित्याज क्या है ये क्वेश्चन में रहेगा। देखिए मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगा ना तो आपसे कुछ-कुछ क्वेश्चन भी पूछते जाऊँगा जो पीछे का रहेगा, ठीक है? तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जैसे गिरमित्याज क्या थे? तो गिरमित्याज जो है वो इंडेंचर्ड लेबर थे जो स्पेशली इंडिया के बिहार और यूपी से यहाँ पे ले गए थे। ये जो गिरमित्याज होते हैं इनको हम लोग ओसीआई का स्टेटस देते हैं। स्पेशली ये 4th जनरेशन तक पहले दिया जाता था। अभी जो है ये 6th जनरेशन तक ओसीआई का इनको स्टेटस मिलता है, ठीक है? देन प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्या है प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो एक मतलब एक दिवस है जो स्पेशली गिरमित्या जो कम्युनिटी होते हैं इनको ऑनर देने के लिए हम लोग मनाते हैं। तो गिरमित्यास कॉमी जो भी गिरमित्यास कम्युनिटी है उनको ऑनर देने के लिए एक दिवस मनाते हैं, उसका क्या नाम है इसका? तो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो इसको जभी भी फिर से ये न्यूज़ में आएगा तो डिस्कस करेंगे। यहाँ लिथियम के लिए फेमस है, ये थोड़ा-सा ध्यान में आपको रखना है। 3 कंट्रीज़ लिथियम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। एबीसी करके ऐसे याद रख सकते हो, एबीसी। फर्स्ट है आपके पास अर्जेंटीना, देन आपके पास बोलिविया एंड देन आपके पास आता है चिली, ठीक है? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हमारे पास ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे पहले तो याद रख लो कि जो 17th समिट है ब्रिक्स का ये ब्राज़ील के अंदर में हो रहा है। इस बार जो समिट हुआ है ये हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है ब्राज़ील, ठीक है? तो इसके अलावा अगर ब्राज़ील की इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं तो ये बहुत सारे अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट है, जैसे ब्रिक्स का पार्ट हो गया, आईबीएसए का पार्ट है, जी4 का पार्ट है, देन मकरसर जो है आपके पास मकरसर जो ग्रुप है इसका भी ये पार्ट है। नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, ये जो है एक अवार्ड है, ये ब्राज़ील के द्वारा इंडिया के जो पीएम हमारे गए थे तो वहाँ पे पीएम को दिया गया था, तो ये थोड़ा-सा अवार्ड ध्यान में रखिएगा, नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील का बॉर्डर अगर चिली को और इक्वाडोर को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसको ये दोनों को छोड़ देते हैं, तो जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ ब्राज़ील का बॉर्डर है एक्सेप्ट चिली एंड इक्वाडोर, तो ये भी याद रखना है, ठीक है? देन ब्रिक्स ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे तो इस बार ब्रिक्स का समिट जो है 2025 का जो 17th समिट है ब्रिक्स का वो यहाँ पे हो रहा है। ब्रिक्स के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ब्राज़ील है हमारे पास हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम जो है हमारा ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल है उसमें और साथ-साथ गरुड़ा आर्टिलरी गन्स है। इन चीज़ों में
काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है, तो ये हमारा इन ये सारी चीज़ों का डील हो सकता है फ्यूचर में ब्राज़ील के साथ होगा, ठीक है? इसके अलावा मेन बेसिन के बारे में ब्राज़ील की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो अमेज़न है ये तो पता है, इसके अलावा आपके पास 2 और इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ पे बेसिन है वो याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट तो अमेज़न हो गया, देन आपके पास पराना एंड देन टोकेंटीन, ठीक है? तो ये 3 इम्पोर्टेंट बेसिन्स हैं ब्राज़ील के अंदर में जिसको आपको याद रखना है। लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर का, ठीक है? इसके अलावा ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे तो ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स है ब्राज़ील के अंदर में, जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है, वो भी ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैंटेनल प्लेट्यू, ठीक है? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो रियो डी जेनेरियो हो गया, सल्वाडोर हो गया एंड फोर्टालेज़ा हो गया। ये सारे इम्पोर्टेंट सिटीज़ है ब्राज़ील के जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे कोई स्नो ज़ोन नहीं है, कोई मतलब कोई भी ऐसा डिज़र्ट नहीं है, आपको ना तो कोई स्नो ज़ोन है। एंड कॉफ़ी और शुगर केन के बारे में बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट ब्राज़ील। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूज़ नामीबिया को लेके। नामीबिया को लेके भी हमने ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ा था, बस एक लोकेशन ध्यान में रखना है नामीबिया, यहाँ पे नामीबिया लोकेशन में आपको दिखता है, ऊपर में एंगोला हो गया, ज़ाम्बिया हो गया, ज़िम्बाब्वे हो गया, ठीक है? बोट्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सभी से ये कंट्री शेयर करता है और ये फर्स्ट कंट्री था जो यूपीआई पेमेंट को हमारा एक्सेप्ट किया है। देखिए, अगर अफ्रीका के अंदर पूछेगा तो नामीबिया और अगर आपसे पूछेगा कि कैरिबियन कंट्री तो ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था क्या? अच्छा, लिखा तो यहाँ पे फर्स्ट कैरिबियन नेशन जो है वो अडॉप्ट किया है हमारा यूपीआई, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है और नेक्स्ट अब हमारे पास आर्टिकल आता है वेबिक्स स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है? तो क्या है वेबिक्स स्टार्टअप चैलेंज, इसको समझते हैं। वेबिक्स जो स्टार्टअप चैलेंज है, देखिए एक जभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई कंट्री है, तो हमारे पास एक लैंग्वेज जो है एक मेजर इश्यू होता है। तो हमने एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा सेतु। इस यही है विविक्स प्लान के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है? तो भाषा सेतु क्या है? तो एक रियल टाइम सॉल्यूशन है किस चीज़ के लिए? तो लैंग्वेज के लिए, जो लैंग्वेज एज़ अ बैरियर काम कर होता है, वो बैरियर को हटाने के लिए एक बार में ये रियल टाइम में 12 लैंग्वेज इसके अंदर में है और रियल टाइम में ये कन्वर्जन कर सकता है, ठीक है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। ये बहुत यूज़फुल होगा न्यूज़ के लिए, मीडिया के लिए, ठीक है? न्यूज़ मीडिया वगैरह हो गया। इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट हो गया, फिर आपके पास एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान में रखना है वेबिक्स स्टार्टअप क्या से रिलेटेड है, तो ये आपके पास भाषा सेतु इसके अंदर बनाया गया है। ये एक एआई से पावर्ड है, एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन है, ठीक है? किस मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है न्यू स्पीशीज़ बहुत सारे फाउंड किए गए हैं इससे रिलेटेड। तो बहुत सारे नए जो फ्लोरा एंड फौना है वो हमारे यहाँ पाए गए हैं। तो ये सारे जी कितने सारे फ्लोरा, कितने सारे फौना पाए गए हैं ये फालतू का मैंने लिखा है, तो ये चीज़ें आपको अभी लिखनी नहीं है। मतलब उस टाइम जब हम लोग कर रहे थे मतलब डेली न्यूज़ कर रहे थे उस टाइम मैंने लिख दिया, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सबको हटा दीजिएगा। बस याद रखना है कहाँ पे मैक्सिमम फ्लोरा और फौना पाए गए हैं, तो दोनों जो है वो केरला के अंदर ही पाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि केरला के अंदर ही सबसे ज़्यादा फ्लोरा नए फ्लोरास जो न्यू स्पीशीज़ है फ्लोरा की और न्यू स्पीशीज़ जो फौना है दोनों पाए गए हैं, ठीक है? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया है जो नए स्पीशीज़ जो मिले हैं इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये मिनिस्ट्री के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली जो कैटेगरीज़ है या जो स्पेसीज़ है वो ध्यान में रखने हैं बस। जैसे कि आपके पास फर्स्ट स्पेसीज़ आपके पास आता है लिज़ार्ड का, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राविडोसेप्स ग्योएंसिस, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये नेम देके पूछेगा कि ये क्या है? ऐसा दे देगा कि ये कोई पर्टिकुलरली नासा का मिशन था या कोई प्लांट था, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये याद रखना है ड्राविडोसेप्स ग्योनेसिस ये क्या है? तो एक लिज़ार्ड का कैटेगरी है, नया लिज़ार्ड का कैटेगरी मिला है। इसके अलावा आपके पास एंग्विकुलस डिकैप्रियो, ठीक है? तो ये भी एक स्नेक का कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरा जो ऑर्चिड स्पीशीज़ होते हैं, इसके स्पीशीज़ जो है वो न्यू स्पीशीज़ कुछ मिले हैं, ध्यान में रखना है इसको भी। जैसे आपके पास बल्बोफाइलम गोपालिनम हो गया, देन आपके पास कोइलोगाइनी ट्रिपोनेसिस, देन आपके पास गैस्ट्रियोडिया इंडिका एंड देन गैस्ट्रियोडिया सिकिमेनेसिस। अब देखो इसको कैसे भी पढ़ोगे फिर ये बाद में भूल जाओगे। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट में याद कर लो कि यहाँ पे देखो गोपाल दिख रहा है, GOPAL गोपाल, तो गोपाल इंडिया से याद रखो, इंडिका से याद रखो इंडिया, ठीक है? तो ये चीज़ें याद हो जाएगी विथ टाइम्स। गोपाल जो है वो इंडिया में घूमने आया था और कहाँ-कहाँ घूमा है? तो त्रिपुरा में घूमा है और सिक्किम में घूमा है, ठीक है? तो मैं अगली बार पूछूँगा कि गोपाल इंडिया में घूमने आया, कहाँ पे घूमा है? तो आप बोलोगे त्रिपुरा में घूमा है एंड सिक्किम में घूमा है। गोपाल इंडिया में घूमने आया और त्रिपुरा में और सिक्किम में घूमा है, ठीक है?
तो ऐसे ही याद रखिएगा आप। जिस आपको बस ये नाम इतना याद रहेगा ना, तो आपके प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएँगे, तो वो तो पूरा क्वेश्चन रहेगा ना, ये पूरा नाम लिखा रहेगा, तो जैसे आपके सामने ये चीज़ें आएगी, तो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप ईज़िली ये कर सकते हो। तो याद कैसे रखना है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, इन मेरे साथ रिपीट करिएगा। भोपाल, इंडिया में घूमने हैं, कहाँ पे घूमा? त्रिपुरा में एंड सिक्किम में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास कोम्बुचा। ये क्या है? तो एक फर्मेंटेड टी ड्रिंक है, ठीक है? फर्मेंटेड टी ड्रिंक है जो स्पेशली ब्लैक टी को यूज़ करके या फिर स्कोबी का यूज़ करके बनाया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर शुगर इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा शुगर जो है वो ब्रोक कर दिया जाता है, टू टू स्मॉल मतलब टूटे तोड़ दिए जाते हैं इसके द्वारा, और ये सारे के जो प्रोसेस होते हैं फर्मेंटेशन का, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो एक डब्बे में बंद करके इसको बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कोम्बुचा, ये है एक ड्रिंक है, ठीक है? तो ये ध्यान में आपको रखना है कि क्या है ये? एक फर्मेंटेड टी ड्रिंक है। किस चीज़ से बनता है? तो ब्लैक टी से और स्कोबी का यूज़ करके बना सकते हैं। ये काफ़ी प्रोबायोटिक होता है, दैट मीन्स कि ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ-साथ ये हेल्प करता है, आपके पास डाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करने में भी ये हेल्प करता है। कोम्बुचा के बारे में बात करेंगे तो इसका न्यूज़ इसलिए आया था न्यूज़ में, क्योंकि इसका जो कम कंजम्पशन इंडिया के अंदर में कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ये इंक्रीज़ करता है गुड बैक्टीरिया को, साथ-साथ डिक्रीज़ करता है बैड बैक्टीरिया को, तो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली गट हेल्थ के लिए। साथ-साथ ये रीबैलेंस करता है आपकी गट, जो भी गट बैक्टीरिया होते हैं उसको। दैट मीन्स कि जो बुरे वाले हैं उसको कम करेगा, जो अच्छे वाले हैं उसको बढ़ाएगा, ठीक है? एंड ये फर्स्ट का मतलब 1 तारीख का जो सबसे लास्ट आर्टिकल था वो था हमारे पास जापान क्लाइमेट सैटेलाइट। जापान का एक क्लाइमेट सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं GOSAT, दैट इज़ गोसैट GW। ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि इसको एक ऐसे रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं H2A रॉकेट, जो आउटडेटेड हो गया। दैट मीन्स वो लास्ट फ्लाइट था इसका, इसके बाद ये आउटडेटेड हो गया, इसलिए न्यूज़ में था। तो H2A रॉकेट क्या है? ये ध्यान में रखना है कि जापान का एक रॉकेट था जो अब ये वर्क नहीं कर रहा है। गोसैट के बारे में देखेंगे तो गोसैट जो एक सैटेलाइट है, किस चीज़ के लिए सैटेलाइट है? तो स्पेशली ग्रीन हाउस और वाटर साइकिल को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए सैटेलाइट है। ग्रीन हाउस में भी स्पेशली CO2 और मीथेन CH4 के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन को वो करने के लिए, देखने के लिए स्पेशली सैटेलाइट बनाया गया है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। जापान क्लाइमेट सैटेलाइट गोसैट क्या था? एस-2, इसका एस-2 रॉकेट से गया था। एस-2 रॉकेट जो है अब रिटायर हो चुका है और इसको एस-3 जो रॉकेट है इसे रिप्लेस कर दिया गया है। चलिए फर्स्ट का हमने कंप्लीट कर लिया टोटल आर्टिकल, अब थोड़ा-सा चलते हैं सेकंड पे, और थोड़ा-सा स्पीड हम लोग फास्ट रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके पास प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है? जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, प्रोडक्शन पे कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। 2020 का ये एक स्कीम है जिसके अंदर में जो कंपनीज़ होती थी, जो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, इन सभी को एज़ अ कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, कैश में इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो बहुत सारा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, या फिर उनका जो रेवेन्यू है वो पर ईयर में एक लेवल से ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, और वो रेवेन्यू इंक्रीमेंटल मतलब सेल से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंटल बेसिस पे हो रहा है। मतलब 1 साल में, इस साल आपने कितना सेल किया, फिर अगले साल में आपने कितना सेल किया, इस बेसिस पे आपका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस बेसिस पे आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएँगे, ठीक है? तो अब ये समझते हैं इसका पर्पज़ क्या है, कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का एक कोई कंपनी है, वो इंडिया के अंदर में आके, जैसे एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर में आके मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? सबसे फर्स्ट तो इंडिया का जो आपके पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक हो रहा है, तो अगर फॉरेन वाला आ रहा है तो वो आपके पास क्या कर रहा है, कि जो इम्पोर्ट हमारे दूसरे इम्पोर्ट कंट्री के इम्पोर्ट से हम लोग, मतलब इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी था, वो डिपेंडेंसी कम होगा। साथ-साथ जो मेन सबसे अच्छा पॉइंट है इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, वो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जैसे मान लो एप्पल का जो है वो सेंटर यहाँ पे इंडिया के अंदर में लगा, तो उसको तो एक फर्स्ट चीज़ तो उसको इंसेंटिव मिल जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर में, और प्लस हमको क्या मिलेगा, जो इंडियंस हैं उनको मिल जाएगा बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है? साथ-साथ ये इंडिया को एज़ अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर जो हब होता है, जैसे चाइना आज की डेट में है, वैसे इंडिया को बनाने में भी ये हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या समझ में आया, कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे इंडिया में, चाहे वो या तो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएँगे गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये है आपके पास प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, कैसे दिए जाएँगे तो वो भी ध्यान में रखना है, कि मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो इंडियंस हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, और इंक्रीमेंटल बेसिस पे होंगे, मतलब 1 साल से अगले साल आप कितना रेवेन्यू कर रहे हो उस बेसिस पे आपका जो है इंसेंटिव दिया जाएगा।
सेक्टर कवर अगर बात करेंगे तो पहले जो इसके अंदर में 3 सेक्टर कवर किए जाते थे, अभी टोटल जो है 14 सेक्टर इसके अंदर में कवर किए जाते हैं, ठीक है? देन आपके पास नेक्स्ट आता है ईएलआई। ईएलआई क्या है? तो पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। तो अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उसमें इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? तो ये जो स्कीम है, ये एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयर जो काम देने वाले हैं, इस दोनों को बेनिफिट देता है। कैसे बेनिफिट देता है? इसको समझते हैं। फर्स्ट में बताया जा रहा है कि 3 डिफरेंट स्कीम है इसके अंदर में, जो जॉब क्रिएट करने के लिए है, जो सपोर्ट करती है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को, ठीक है? जैसे फर्स्ट स्कीम है, वो बोलता है कि डायरेक्ट वेज सपोर्ट किया जाएगा जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे। तो जो नए एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के अंदर में जॉइन करेंगे, उसको 15,000 जो है वो जॉइनिंग पे नए एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। सेकंड जो इसके अंदर में स्कीम है, वो बोलता है कि ईएफओ का कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें भी सपोर्ट किया जाएगा 4 साल तक गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मान लो जो ईपीएफओ होता है, ईपीएफओ में आप क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर में मान लो कि जो फंड आपको, जो फंड होता था इसके अंदर में, कुछ गवर्नमेंट देती थी और कुछ जो फंड होते थे वो एम्प्लॉय के पैसे से लिए जाते थे, मतलब एम्प्लॉय के सैलरी से लिए जाते थे और कुछ जो है वो गवर्नमेंट देती थी। तो अभी इस स्कीम के अंदर क्या बोला जा रहा है कि या तो ज़्यादा गवर्नमेंट देगी या तो फुल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पूरा प्रोवाइड करेगी 4 सालों तक ईपीएफओ के अंदर में, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखना है। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट भी आपके पास एम्प्लॉय के लिए है, सेकंड भी आपके पास ईपीएफओ है, तो ये एम्प्लॉय के लिए है। थर्ड जो इसके अंदर में स्कीम है, इसके अंदर में वो है आपके पास एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है? तो थर्ड स्कीम जो एम्प्लॉयर्स के लिए है, ये थर्ड स्कीम क्या बात करता है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो कंपनीज़ है जो हायर करती है, अगर वो कंपनीज़ 1 लाख से ज़्यादा अगर मंथली सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को, तो हर वैसे एम्प्लॉय के बेसिस पे आपको 3,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर 1 लाख से ज़्यादा आप सैलरी दोगे तो 3,000 जो आपको पर मंथ इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ईएलआई स्कीम क्या था वो समझ में आ गया। पीएलआई क्या था? तो ये प्रोडक्शन पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और ये है आपके पास एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, तो एम्प्लॉयमेंट पे इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अंदर में आपके दोनों आते थे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स, ठीक है? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है इंडिया अकाउंट्स 2.3% 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये गलत है, 1.8, तो पहला स्टेटमेंट गलत था। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेजेस ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जो इंडिया का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, इसे काफ़ी सारे लोकल कंपनीज भी और जो फॉरेन कंपनीज भी हैं, वो दोनों का दोनों को एडवांटेज मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है अ ऑपरेशन कन्विक्शन को लेके। ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? तो स्पेशली बस 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट कि ये यूपी के अंदर में चलाया गया था, तो यूपी गवर्नमेंट का था। और क्यों चलाया गया था? तो जो कन्विक्शन रेट है, स्पेशली जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्रिमिनल्स जो मर्डर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड गैंगस्टर हो गए, देन आपके पास ऑर्गेनाइज़ क्राइम हो गए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इन सभी से चीज़ों से रिलेटेड जो क्रिमिनल्स थे, उनको फास्ट कन्विक्शन देने के लिए चलाया गया था। ठीक है? तो बस याद रखना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ पे चलाया गया था, किसका ऑपरेशन था? तो यूपी गवर्नमेंट का था। जैसे इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक कि जो ऑपरेशन सद्भावना था, वो क्या से रिलेटेड है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन कन्विक्शन से रिलेटेड, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास एक्सरसाइज़ शक्ति। एक्सरसाइज़ शक्ति का 8th एडिशन जो है वो अभी जस्ट फ्रांस के अंदर में हुआ है। एक्सरसाइज़ शक्ति क्या है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा अलग और भी अलग-अलग एक्सरसाइज़ होते हैं, जैसे आपके पास वरुणा हो गया, गरुड़ा हो गया, ठीक है? डेज़र्ट नाइट हो गया, ये सभी के सभी इंडिया और फ्रांस के बीच में होते हैं। पहले एक्सरसाइज़ शक्ति के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो ये इंडिया फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, साथ-साथ ये बाइनियल होता है। बाइनियल मतलब हर इन वन्स इन एवरी 2 ईयर, तो हर 2 साल में 1 बार होगा और साथ-साथ अल्टरनेटिवली होता है। अल्टरनेटिव का मतलब हो गया कि एक बार इंडिया में हुआ, तो एक बार फ्रांस में होगा। तो पिछले साल इंडिया में हुआ था, इस बार फ्रांस में हुआ है। फिर जब नेक्स्ट इसका आएगा, तो वो इंडिया में होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर दूसरे एक्सरसाइज़ के बारे में बात करेंगे, तो वरुण हो गया, गरुड़ा हो गया एंड देन डेज़र्ट नाइट हो गया, ठीक है? जो वरुण है, ये आपके पास नेवी होता है, इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। गरुड़ा जो रहता है, वो नाम से ही लग रहा है गरुड़ा, पक्षी को हम लोग बोलते थे ना, बर्ड को, तो ये एयर फ़ोर्स का हो गया एंड देन आपके पास आता है डेज़र्ट नाइट। डेज़र्ट नाइट जो है वो आपके पास एयर फ़ोर्स का हो गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इससे रिलेटेड अगर कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये सारे एक्सरसाइज़ जो हम लोग कराते हैं, वो क्यों कंडक्ट कराते हैं? तो क्योंकि आपके पास जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो पाए दोनों कंट्री के बीच का। जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है, ऐसा
कोई मल्टी डोमेन ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो वो साथ में मिलके कर सके। ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड हो पाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और साथ-साथ हमारा कुछ टैक्टिस है, उस कंट्री का फ्रांस का कुछ अपना टैक्टिस है, उसका कोई अपना प्रोसीजर है, कोई टैक्टिस है, तो वो एक-दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है जो भी ऐसे एक्सरसाइज़ कराए जाते हैं। आपको याद रखने के लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ये याद रखिए कि 3 जो एक्सरसाइज़ है ये गॉड के नाम पे, हिंदू गॉड के नाम पे स्पेशली है, ठीक है? इंडिया फ्रांस के बीच में जो भी होता है, जैसे शक्ति, ये क्या है, एक जो फीमेल गॉड होती है, गॉडेस होती है, उनके नाम पे है। गरुड़ा एक मेल गॉड पे होता है, एंड देन आपके पास गरुड़ा एंड वरुणा, ये भी मेल गॉड पे रहता है। तो ये 3 को तो गॉड वाले हैं, ऐसे याद रख लो कि शक्ति हो गया, वरुण हो गया एंड गरुड़ा हो गया। देन एक एक्स्ट्रा याद रखो कि डिज़र्ट नाइट, ये भी आपके पास एयर फोर्स का ही होता है, लेकिन ये एडवांस वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है एनसीबी से रिलेटेड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो ये जो कैटामिलन था, इसको ये कहीं न कहीं बस्ट किया था, इसलिए एक ड्रग वेंडर था, ठीक है? तो डार्क नेट पे ये एक ड्रग वेंडर था जो ऑपरेट करता था, तो इसको एनसीबी है वो इसको बस्ट किया था, पकड़ा था, इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। ऑपरेशन मिरन चलाया गया था इसको बस्ट करने के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, फिर से एक और नया ऑपरेशन ध्यान में रखना है। ऊपर में एक हमने पढ़ा था ऑपरेशन कन्विक्शन, यहाँ पे एक एक में है ऑपरेशन मिरन, ये क्या से रिलेटेड है? तो डार्क वेब से रिलेटेड है, इतना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? एनसीबी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। इसके अलावा इसको स्टेबलाइज़ किया गया था 1985 अंडर द एनडीपीएस एक्ट, न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ज़ोनल ऑफिस के बारे में अगर बात करते हैं, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड कोची, ये सारे के सारे इसके ज़ोनल ऑफिस है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जो बार-बार न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कैनाबीज़ हो गया, देन आपके पास फेंटानिल हो गया, देन आपके पास मेथैम्प हेटामाइन हो गया, ठीक है? तो मेथैम्प हेटामाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स के नेम है जो आपके पास कंसिस्टेंटली न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये नाम आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है? अब एक्सरसाइज से रिलेटेड अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 के अंदर में बोला गया है कि जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है, ये किसके बीच में होता है? तो इंडिया और चाइना के बीच में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2023 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति, देखिए यहाँ पे मित्र लगा है, एक्सरसाइज शक्ति रहता है तो इंडिया फ्रांस, लेकिन अगर मित्र लगा है तो ये किसके बीच में होता है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये कहाँ-कहाँ हुआ था, ये अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो अलग-अलग हर टाइम अलग-अलग जगह पे होता है। तो 2023 में जहाँ पे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया, बस किसके बीच में होता है ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है? देन फेंटानिल जो एक अभी हमने जस्ट पढ़ा ड्रग से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये पेन रिलीफर की तरह यूज़ होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि फेंटानिल इज़ मोर पोटेंट देन द मॉर्फिन एज़ अ पेन रिलीफर, तो ये रिलीवर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो इंडिया है वो आपके पास बिगेस्ट सप्लायर है फेंटानिल का टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी के बारे में बात करेंगे, तो ये सेकंड शिप है, प्रोजेक्ट 17 ए जो है हमारे पास, प्रोजेक्ट 17 ए का ये सेकंड शिप है। इसको हम लोग नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं। नीलगिरी क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर में अगर शिप्स बनाए जा रहे हैं ना, तो अगर कोई भी शिप्स हो, चाहे वो फ्रिगेट्स हो या बड़े वाले शिप हो, तो जो पहला शिप होता है ना, फर्स्ट शिप के नाम पे उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रख दिया जाता है। मतलब अगर ये जो 17 ए है, इस 17 ए के अंदर में अगर मान लीजिए 10 मतलब 7 टोटल इसके अंदर वैसे 7 इसके अंदर में शिप्स बनाए जा रहे हैं, तो 7 में से जो सबसे पहला शिप जो बना होगा ना, उसके बेसिस पे ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम, ये पूरे शिप का नाम रख दिया जाता है। तो जैसे इसको इस ये तो देखिए इसके अंदर में टोटल 17 ए प्रोजेक्ट के अंदर में 7 शिप बनाए जा रहे हैं। इस 7 शिप में फर्स्ट शिप जो है आईएनएस नीलगिरी है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग आईएनएस नीलगिरी के नाम से भी जानेंगे। नीलगिरी क्लास बोलेंगे इसको, ठीक है? तो ऐसे होता है जभी भी शिप बनता है, तो उसके फर्स्ट जो शिप रहते हैं उसके बेसिस पे उस पूरे क्लास का नाम रखा जाता है। तो ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17 ए का, लेकिन हम इसको नीलगिरी क्लास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पहला शिप क्या है? गुड, नीलगिरी, ठीक है? ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है जो इंडिजियसली बनाया जा रहा है। ये सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल सिस्टम है इसके ऊपर में लगे रहेंगे। इसके से प्रोजेक्ट 17 ए के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये एडवांस वॉरशिप बना रहा है। एक एडवांस वॉरशिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके अंदर में बहुत सारे जो लड़ने वाले जो शिप्स होते हैं वो हम लोग बना रहे हैं, स्पेशली फ्रिगेट्स। साथ साथ ये सक्सेसर है आपके पास प्रोजेक्ट 17 का। तो जो प्रोजेक्ट 17 था उसी का ये सक्सेसर है। टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स इसके अंदर में बनाए जा रहे हैं, जिसके जो मल्टी रोल होंगे, मल्टी मिशंस होंगे, और साथ साथ ये ऑटोमेशन पे रहेंगे। ऑटोमेशन रहेगा और बहुत सारे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के साथ ही आएँगे, ठीक है? कौन-कौन से 7 अलग-अलग शिप्स है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं 17 ई के अंदर में। फर्स्ट आता है आपके पास आईएनएस नीलगिरी, दूसरा आता है आईएनएस हिमगिरी, देन थर्ड आता है आपके पास आईएनएस तारागिरी,
फोर्थ आता है आपके पास आईएनएस उदयगिरी, देन फिफ्थ नंबर पे आएगा आईएएस दूनागिरी। दूनागिरी जो हिमालय का एक पिक है उसके नेम पे, सारे के सारे जो हिमालयन मतलब हिमालय नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स ही हैं, पिक्स के नेम पे, ठीक है। तो देन फिफ्थ हो गया ये। देन आप फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास आईएनएस दूनागिरी। दूनागिरी जो हिमालय का एक पिक है। देन आपके पास सिक्स नंबर पे विंध्याचल जो रेंजेस है हमारे पास उसके बेसिस पे नेम है। एंड देन आईएनएस महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो ओडिशा का एक माउंटेन पीक है उसके बेसिस पे। तो सारे जो प्रोजेक्ट 17 आई के अंदर में जितने भी शिप बनाए जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे शिप्स जो है वो माउंटेन रेंजेस के नेम पे है, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास आर्टिफिशियल रेन को लेके। आर्टिफिशियल रेन के बारे में अगर बात करते हैं तो 3 केमिकल के नाम ध्यान में रखने हैं जो आर्टिफिशियल रेन को करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास सिल्वर आयोडाइड, देन आपके पास पोटासियम आयोडाइड एंड देन ड्राई आइस, ठीक है। तो दो के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि आर्टिफिशियल रेन जो होता है वो कराया जाता है पॉपुलेशन को जनरली कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और इसमें कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड एंड पोटासियम आयोडाइड। 2025 का ही प्रीवियस ये इस साल का ही ये क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया, इन दोनों के बारे में पूछ लिया। ड्राई आइस के बारे में नहीं पूछा है, जिसको हम लोग सॉलिड CO2 बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तीनों का नाम याद रखो, सिल्वर, पोटासियम एंड ड्राई आइस, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड एंड देन ड्राई आइस। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन होता है इसको हम लोग क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन दोनों होता है। अब ये होता कैसे, इसका थोड़ा-सा हम लोग प्रोसेस समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड है, उसको रिलीज़ किया जाता है या तो प्लेन से या फिर ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से। तो मान लीजिए यहाँ से ये रिलीज़ किया गया या फिर प्लेन से रिलीज़ किया गया। सेकंड प्रोसेस में क्या करता है कि सिल्वर आयोडाइड्स पार्टिकल्स रीच द टारगेटेड क्लाउड। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जभी भी ऐसा आर्टिफिशियल रेन कराना है, तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये क्लाउड्स होने चाहिए, ये क्लाउड्स होने चाहिए। अगर एक मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लाउड नहीं है, तो फिर वो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो पाएगा। क्लाउड रहेगा तभी तो ये जाके सिल्वर आयोडाइड काम करेगा ना वहाँ पे। तो देखिए सेकंड फेज़ में क्या हुआ, सिल्वर आयोडाइड को हम लोग स्प्रे कर दिए वहाँ पे। तो जब स्प्रे कर दिए उसके बाद क्या करेगा सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड ऐड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में एडिशन कर देगा और फास्ट कर देगा उसको, उसका फॉर्मेशन। तो फर्स्ट में हम लोग उसको स्प्रेड किए, दूसरे में वो बादलों के अंदर में गया और देन आइस क्रिस्टल को फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। जब आइस क्रिस्टल जो बनेंगे वहाँ पे, वो जब हेवी हो जाएँगे, हेवी होने के बाद वह क्या करेंगे, मेल्ट होना मतलब अर्थ पे नीचे की तरफ अम, ये मैग्नेटिज़्म के अंदर में, ग्रेविटेशन के अंदर में वो नीचे की तरफ फ़ॉल करेंगे भारी होने की वज़ह से, और फ़ॉल करते में एयर रेसिस्टेंस की वज़ह से वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे और मेल्ट करके फाइनली रेन के बारिश के रूप में वो नीचे गिर जाएँगे, ठीक है? तो यही है हमारे पास आर्टिफ़िशियल रेन। क्या-क्या याद रखना है आपके पास? सबसे मेन चीज़ जो याद रखना है, ये तीनों आपके पास जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, देन जो प्रोसेस होता है वो ध्यान में रखना है, ठीक है? मेथड क्या होता है, तो मेथड एक तो हो गया एरियल सीडिंग और दूसरा होता है आपके पास ग्राउंड बेस्ड सीडिंग। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। क्यों किया जाता है ये? तो जो पॉल्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ जो लास्ट आर्टिकल आता है 2 ऑफ जुलाई का, वो लास्ट आर्टिकल हमारे पास है ग्राउंड वाटर क्राइसिस। ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये कर्नाटका के अंदर में जो ग्राउंड वाटर है उसका क्राइसिस हो रहा था, इसलिए न्यूज़ में, इस न्यूज़ में मतलब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस एक तो ध्यान में रखना है कर्नाटका। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि ऐसा ग्राउंड वाटर क्राइसिस बार-बार देखा जाता है, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी जगह पे। मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, एक चीज़ आपको बस यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक कांसेप्ट है एक्वीफायर का। तो एक्वीफायर थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ध्यान में रखते हैं। एक्वीफायर क्या होता है? तो एन एक्वीफायर इज द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग रॉक, सैंड, ग्रेवल्स एक्सेट्रा। और ये लगभग 30% ऑफ जो फ्रेश वाटर होता है उसका सप्लाई करता है एक्वीफायर। तो ये है आपके पास एक्वीफायर, जहाँ पे जो छोटे मोटे स्टोन्स होते हैं, सैंड होते हैं, इन सभी के साथ वाटर जो है वो स्टोर रहता है और ये लगभग 30% फ्रेश वाटर का ये 30% फ्रेश वाटर जो अर्थ का वो सप्लाई करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का है, इससे रिलेटेड थोड़ा-सा मिलता-जुलता, तो उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विथड्रॉ ईच ईयर्स, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट पहला सही है। इंडिया जो है बहुत सारा पानी जो है ग्राउंड वाटर से निकालता है। सेकंड जो बोल रहा है कि ये हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और सैनिटेशन पर्पज़ के लिए निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा, स्पेशली पंजाब के अंदर में देखिएगा तो आपको जो वाटर टेबल है वो काफ़ी डाउन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग इतना सारा यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। शेयर तो नहीं कर सकते हो अभी, एटलीस्ट लाइक कर दो, सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है? चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग।
3 जुलाई पे आते हैं। 3 जुलाई के अंदर में देखिएगा तो फर्स्ट आर्टिकल आता है कि इजिप्ट के अंदर में, या इस आर्टिकल के अंदर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक एक जगह याद रखना आपके कि नुआरियत जो जगह है ये कहाँ पे है? तो इजिप्ट के अंदर में, ठीक है? इजिप्ट का एक विलेज है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि प्लेसेस दिए जाते हैं और मैचिंग करने के लिए देता है, ठीक है? 2 साल से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नुआयरत जो है ये जगह याद रखना है कि इजिप्ट का एक विलेज है। यहाँ पे कुछ बहुत पुराना जो है वो ह्यूमन्स का एक बॉडी पाया गया था, मतलब खत्म पूरा वो बॉडी था, गला हुआ बॉडी, जिसके अंदर में कुछ ईयर्स के अंदर से कुछ डीएनए के सैंपल्स मिले थे। तो वो डीएनए से हमको पता चला जीनोम सीक्वेंसिंग करके कि जो डीएनए थे इस पर्सन का, वो एक उसके अंदर में जो 75% डीएनए है वो आपके पास नॉर्थ अफ्रीका का है, एंड 22% जो उसके अंदर है वो मेसोपोटामिया का है। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि जेनेटिक एक्सचेंज हुआ है पहले के टाइम में। मेसोपोटामिया मतलब आज का जो इराक हो गया, ईरान, सीरिया, तुर्की वाला जो एरिया हो गया वो। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, बस याद रखना है इसके बारे में कि ये कहाँ पे है। थोड़ा-सा इस प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए ये ध्यान में रखना है कि नुएरत कहाँ पे है? तो इजिप्ट के अंदर में है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्टोडियन डेथ के बारे में। कस्टोडियन डेथ क्या होता है कि जभी भी आप कोई केस के अंदर में आप कस्टडी में हैं, अभी आप विक्टिम, मतलब अभी आप साबित नहीं हुए कि आप क्रिमिनल हैं, अभी आप साबित नहीं हुआ है केस आपके ऊपर में, बस आप अभी कस्टडी के अंदर में रखा गया है, लेकिन कस्टडी में ही आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने टाइम इतना मारा जा रहा है, इतना आपको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक पर्सन का डेथ हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टोडियल डेथ, ठीक है? कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड एक डाटा है, ये भी बस प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यूपी के अंदर में, ठीक है? तो मैक्सिमम जो है यूपी के अंदर में, देन वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टोडियल डेथ। इसमें एक एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जो दलित कम्युनिटी है, स्पेशली ये जो दलित कम्युनिटी है, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे, ठीक है? मतलब दलित जो लोग, जो दलित कम्युनिटी है, वो कस्टोडियल डेथ में देखा जा रहा है कि ये वाले जो केसेस है दलित के, वो ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। ये ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। बस ये ध्यान में रखना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, जो-जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगी उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं होगा, जैसे ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी मैं सिर्फ़ उसको मार्क कर दूँगा, आपको वही चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड आपको बस इतना याद रखना है यूपी में, ठीक है? बस इतना, और थोड़ा-सा दलित ज़्यादा अफेक्टेड है इससे वो। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडिया एआई के बारे में। इंडिया का जो एआई प्रोग्राम है वो अभी धीरे-धीरे राइज़ कर रहा है, लेकिन राइटर्स, ये एक ट्यूटोरियल था जिसमें राइटर्स का कहना था कि बहुत इसके साथ-साथ प्रॉब्लम भी है। जैसे कि हम लोग, जैसे इंडिया के अंदर में एआई जो है वो राइज़ कर रहा है, इसके साथ-साथ हम जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है हम लोग वो लॉस कर रहे हैं। साथ-साथ हमारे पास कोई क्लियर डाटा गवर्नेंस नहीं है, मतलब सारा चीज़ों को देखने के लिए, और गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे सेफ्टी और जो जॉब्स है वो भी हमारे पास लॉस हो रहे हैं ऑटोमेशन की वजह से। तो बहुत सारे पर्सन जो पहले काम करते थे उनके बदले में एआई काम कर रहा है। तो बहुत सारा जो जॉब का लॉस है वो भी हो रहा है। साथ-साथ एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस के लिए भी एक मेजर फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज़्यूम करता है इस वजह से, और वाइडनिंग इनइक्वालिटी को और ये ज़्यादा वाइड कर रहा है। जैसे हैव्स और हैव्स नॉट्स के बीच में एक बड़ा क्रिएशन कर रहा है। तो जिनको एआई के बारे में अच्छे से नॉलेज है, वो एआई का यूज़ करके और एनहांस कर जा रहे हैं अपने आप, अपना मतलब जो कैपेबिलिटीज़ है उनका और एनहांस हो जा रहा है, और जिनको नहीं पता है वो और पीछे रह जा रहे हैं, तो वो गैप्स जो है वो और इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी आपके एआई से रिलेटेड, इंडिया एआई से रिलेटेड, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा लेना जब मैं पीडीएफ दूँगा, या तो, या फिर अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लगा दूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम में आपको ये सारे डाटा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? स्पेशली ये फ़ोकस है, जो भी मेरे नोट्स रहेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली फ़ोकस नहीं रहेगा, ये सारे जो भी न्यूज़ रहेंगे ऐसे वाले। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है गिग वर्कर। गिग वर्कर के बारे में अगर बात करते हैं, तो गिग वर्कर में देखेंगे तो सबसे पहले 3 तरह के कैटेगरीज़ के जो वर्कर्स होते हैं, जैसे एक हो गए फॉर्मल वर्कर्स, एक हो गए, मतलब एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया, और तीसरे जो होते हैं गिग वर्कर्स होते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो वर्कर्स होते हैं, ना तो वो फॉर्मल है, ना तो इनफॉर्मल है, वैसे वर्कर्स को हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं। ये कोई भी ट्रेडिशनल वर्कर्स ऐसे नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है इनके साथ, जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते हैं उनके साथ ज़्यादातर। तो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, उबर हो गया, एक्सेट्रा। ये टास्क बेस्ड वर्कर होते हैं। टास्क बेस्ड मतलब एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, उसके बेसिस पे उनको पेमेंट मिल गया, बस हो गया काम। ठीक है? तो कोई भी इसके अंदर में कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह इनके बीच में बहुत ज़्यादा साइन नहीं र होता है, ठीक है? तो कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ में नहीं होता है कंपनीज़ के साथ में, और इनको बेनिफिट्स और जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी कम दिया जाता है। इनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, इनका जो टर्म्स वगैरह रहता है जॉब का, इन सब चीज़ों पे कोई भी ऐसा कंपनी जो है वो
कन्फर्मेशन नहीं देती है। तो ये होते हैं गिग वर्कर्स, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ना कि इनको कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में नहीं लिया जा रहा है। जितने भी अब कोई बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, तो मान लो अगर कोई पर्टिकुलर वर्कर है, वो अगर डिलीवर कर रहा है और डिलीवर करने के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसको प्रोटेक्शन कंपनी जो है वो नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब इस चीज़ों में सुधार किया जा रहा है। जैसे कि कुछ इनसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें से गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे फर्स्ट इनिशिएटिव 2020 के अंदर में आया, जिसे हम लोग बोलते हैं कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके अंदर में जो गिग वर्कर थे उनको कहीं न कहीं लीगली रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है? तो गिग वर्कर पहले लीगली रिकॉग्नाइज़ नहीं थे, तो इनको लीगली रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ई श्रम प्लेटफ़ॉर्म। ये गिग वर्कर से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ किया गया, इनका डिजिटल आईडी कार्ड्स बनाए गए, साथ-साथ यूनियन बजट में भी इनके बारे में बात किया गया है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास सोशल सिक्योरिटी फंड हो गया, देन नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हो गया। ये सारे इनिशिएटिव्स जो है वो गिग वर्कर से रिलेटेड लिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंदर में अगर देखेंगे तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया। इसके अंदर में टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज़ थे, जिसके अंदर में 54 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया से थे। स्पेशली इंडिया का वो यूनिवर्सिटी जो टॉप किया वो है आपके पास आईआईटी दिल्ली। 123 रैंक आईआईटी जो दिल्ली था इसका आया था इसके अंदर, ठीक है? कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग्स मतलब करी जाती है, इसको थोड़े बहुत बस ध्यान में रखना है। जैसे कि आपके पास एकेडमिक रेपुटेशन आपका कैसा है, ठीक है? देन आपके पास फैकल्टीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है उनसे रिलेटेड। देन आपके पास जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन है वो कैसा है, एम्प्लॉयी जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका रेपुटेशन कैसा है, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो कितना ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। 1-2 चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है, जैसे कि इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर और साथ-साथ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट। तो कितने सारे इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये जो क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये लेके आई जाती है। कौन टॉप किया है वो ध्यान में रखना है बस, आईआईटी दिल्ली जो इसके अंदर में टॉप किया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है मून डस्ट और अर्थ डस्ट को लेके। मून डस्ट और अर्थ डस्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे नासा का कुछ मिशन है, जैसे कि आर्टेमिस 2 मिशन हो गया 2026 में जो लॉन्च होने वाला है। देन आपके पास चाइना का लूनार प्लान्स हो गया, इंडिया का चंद्रयान हो गया। ये सभी के सभी क्या फ़ोकस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म में मून को हैबिटेशन देख रहे हैं मून पे, कि वहाँ जाएँगे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हैबिटेशंस को हम लोग कहीं न कहीं देख रहे हैं हैबिटेशन करने के बारे में। तो जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाएँगे उनके हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड वहाँ की सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग वहाँ का जो भी मतलब वहाँ का जो वहाँ पे जो भी चीज़ें पाई जाती है मिट्टी वगैरह का स्टडी कर रहे हैं। जैसे चाइना जो है एक अपने मिशन के अंदर में वहाँ से मिट्टी लेके आया था, उसको स्टडी कर रहा है। तो वैसे ही अभी हम लोग मून डस्ट और अर्थ डस्ट इसीलिए न्यूज़ में आया था। तो अभी ये स्टडी में पता चला है कि जो अर्थ मून डस्ट होते हैं ये टॉक्सिक तो होते हैं, डेंजरस होते हैं, लेकिन अर्थ के जो भी डस्ट होते हैं जैसे 2.5 वगैरह इससे कम होते हैं। तो लेस टॉक्सिक होते हैं, लेकिन स्टिल डेंजरस ये भी होते हैं। अर्थ के जैसे 2.5 जो हो गया, 2 पीएम 2.5 जो होता है, ये स्पेशली जो रिस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो ये कॉज़ करता है। ये ज़्यादा हार्मफुल होता है अर्थ डस्ट एज़ कम्पेयर टू मून डस्ट। 2.5 के बारे में, पीएम 2.5 के बारे में जभी भी न्यूज़ आएगा तो पूरा इलैबोरेटली हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में जितने भी पीएम के अलग-अलग सारे वेरिएंट होते हैं, ठीक है? ये जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसको अफ़ेक्ट करते हैं, साथ-साथ आपके पास जो लाइफ़ स्पैन होता है इसको भी रिड्यूस करता है ये। तो ये हो गया आपके पास थर्ड का। नाउ चलते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ पे देखेंगे तो जुलाई के अंदर में 4th ऑफ जुलाई के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूज़ बोनालू फेस्टिवल के बारे में। बोनालू फेस्टिवल अगर देखते हैं तो ये हिंदू फ़ोल्क फेस्टिवल है, जो तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर में स्पेशली मनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना का ये मतलब स्टेट फेस्टिवल है। तो यह याद रखना है, बोनालू फेस्टिवल क्या से रिलेटेड है? तेलंगाना से रिलेटेड। बोनालू के बारे में बात करेंगे तो ये गोलकोंडा फोर्ट से स्टार्ट होता है ये फेस्टिवल फर्स्ट वीक में। इसके बाद धीरे-धीरे और भी जगह पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। बोनालू जो है एक ट्रेडिशनल मील है स्पेशली, जो ऑफ़र किया जाता है वुमेन्स के द्वारा। तो एक चीज़ ध्यान में आपको ये रखना है कि बोनालू जो है वो इसमें बोनालू फेस्टिवल के अंदर में जो वुमेन्स रहती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? ये बोनालू जो फेस्टिवल होता है ये गॉडेस महाकाली को मतलब गॉडेस महाकाली के लिए ये होता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। स्पेशली उनको मील ऑफ़र किया जाता है जिसको हम लोग बोनालू बोलते हैं, क्योंकि बोनालू जो एक ट्रेडिशनल मील होता था। तो ये बोनालू मील जो है वो इनको ऑफ़र किया जाता है फॉर थैंक्सगिविंग। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने गॉडेस से महाकाली से कुछ माँगा है, वो चीज़ें जो है वो पूरी हो गई है। तो जब पूरी हो गई वो चीज़ें, तो पूरी होने के बाद हम उनको ये कहीं न कहीं हम थैंक्स एज़ अ थैंक्सगिविंग कि हाँ, वो चीज़ें हमारी पूरी कर दी भगवान ने, इसलिए हम लोग ये फेस्टिवल के अंदर में उनको कुछ चढ़ाते हैं, और वो जो चढ़ाते हैं वो क्या होता है? तो एक बोनालू चढ़ाते हैं। बोनालू दैट इज़ अ जो ट्रेडिशनल मील होते थे, एक खाना होता है, वो चढ़ाते हैं इस फेस्टिवल में। तो ये चीज़ें समझ में आ गया, साथ-साथ बोनालू जो है वो अब तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, क्यूआरएसएम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसमें सरफेस से एयर मतलब सरफेस से एयर पे ये मिसाइल्स जमीन से लेके हवा पे ये मिसाइल को फायर करेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। 25 से 30 किलोमीटर का इसका रेंज होता है, साथ साथ एल्टीट्यूड जो होता है वो 6 किलोमीटर का होता है, और 1 से 2 मैक का 1.8 से 2 मैक के स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। वर्क कैसे करता है, तो वर्क के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये टारगेट करेगा, देन उसके बाद इंगेज होगा और वो 30 सेकंड के अंदर में इंगेज होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट रिएक्ट करता है। डिटेक्शन करता है, उसके बाद टारगेट करेगा, टारगेट करने के बाद विदिन 30 सेकंड इंगेज होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ साथ इसके अंदर में मिड कोर्स नेविगेशन जो फैसिलिटी होती है वो भी होता है, कि बीच ट्रैवल करने के बीच में भी वो नेविगेट कर सकता है, कि वो पर्टिकुलरली जो टारगेट है वो अगर मूव कर रहा है तो वो भी ट्रैवल उसके साथ-साथ वो उसको भी नेविगेट कर सकता है। ठीक है? तो क्यूआरएसएम क्या है? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है अपाची को लेके। अपाची क्या है? तो यूएसए का एक हेलीकॉप्टर है, स्पेशली जो इसका एडवांस वर्ज़न होता है, ये अभी न्यूज़ में आ रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं अपाची AH-64E। ठीक है? तो ये न्यूज़ में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में कि AH-64E क्या है? तो ये ध्यान में रखना, अपाची का एक एडवांस वर्ज़न है। अपाची हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे तो ये जो है वो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर होता है, सारे वेदर्स में ये मतलब वर्क कर सकता है। इसके अलावा इसमें हेल फायर जो मिसाइल्स होते हैं वो उससे ये इक्विप्ड होता है। तो हेल फायर मिसाइल्स किस चीज़ में लगते हैं, तो अपाची हेलीकॉप्टर के अंदर में रहते हैं। ये इंफ्रारेड लेजर टारगेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर रहता है। इंफ्रारेड लेजर टारगेटिंग के अंदर में जो नाइट विजन होते हैं और जो थर्मल इमेजेस होते हैं उन इमेजेस को भी ये कैप्चर कर सकता है और टारगेट कर सकता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं? तो जैसा नाम से लग रहा है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसको ये कहीं न कहीं डिसरप्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जैसे टेस्टिकल्स हो गया, ओवरी हो गया, देन थाइमस हो गया, ये सारे पैंक्रियाज़ हो गए, सभी हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में आते हैं। ठीक है? तो ये जो एंडोक्राइन केमिकल्स होते हैं ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं, इनका मिमिक करने लगते हैं, हार्मोन को मिमिक करने लगते हैं, हार्मोन को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। ये स्पेशली प्लास्टिक्स होते हैं, वैसे प्लास्टिक जो लेस देन 5 जिसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, वैसे माइक्रो प्लास्टिक के वेस्ट जो होते हैं उसी में ये ऐसे जो मतलब एंडोक्राइन जो केमिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल्स क्या है, तो दीज आर द केमिकल्स हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, एक ऐसा केमिकल जो हार्मफुल होता है दैट इंटरफेयर विद द बॉडीज हार्मोनल सिस्टम, स्पेशली जो आपके पास एंडोक्राइन हार्मोनल जो सिस्टम होता है इसके अंदर ये इंटरफेयर करके और उसको डिस्टर्ब कर देता है, स्पेशली उसको मिमिक करता है हार्मोन को और साथ-साथ ब्लॉक करता है हार्मोन को, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है सिग्नल्स को सेंड करने में। और जब ये आपकी बॉडी में आ जाएगा तो ये क्या अफ़ेक्ट करेगा, कैसे अफ़ेक्ट करेगा, तो अगर पर्टिकुलरली इंसान जो है वो वुमन है तो उसके एक क्वालिटी को डिक्रीज़ कर सकता है। मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ कर सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इश्यू कर सकता है, साथ-साथ मिसकैरेज का जो रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है, और जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसका रिस्क 3 मतलब 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैन के अंदर में क्या-क्या इम्पैक्ट करता है, तो मैन के अंदर में जो स्पर्म काउंट होता है वो डिक्रीज़ कर सकता है 30% से इन 20 ईयर्स, अगर 20 सालों तक ऐसा कोई एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल्स के आप मतलब चपेट में हैं तो आपका जो स्पर्म क्वालिटी है ये 30% से डिक्रीज़ हो सकता है, अगर 20 साल तक आप उन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में है तो। प्लस आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, प्रोस्टेट एंड टेस्टोरल कैंसर जो होता है उसके रिस्क को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, कि जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत सारे जो इंडो डिस्ट्रप्टर्स केमिकल्स होते हैं इसको कंटेन करते हैं। स्पेशली 3 हमारे पास इंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल जो होते हैं वो हमको याद रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो है उनका नाम याद रखना है। फर्स्ट आपके पास बीपीए, इससे रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है बिस्फेनॉल ए के बारे में। ये वाटर बॉटल्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, और हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, इनफर्टिलिटी ये कॉज़ कर सकता है। देन आपके पास थैलेट्स होते हैं जो आपके पास टॉयज़ हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, आईवी ट्यूब्स हो गए, इन सभी चीज़ों के अंदर में पाए जाते हैं, और ये स्पर्म काउंट को कम कर सकते हैं, साथ-साथ पीसीओएस और कैंसर को भी ऑकर कर सकते हैं। देन पीएफएस के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था हमने लास्ट मंथ में। ये नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं स्पेशली उसके अंदर पाए जाते हैं, प्लस जो फूड पैकेजिंग होता है उसके अंदर भी ये पाया जाता है, और ये थायराइड इशू कर सकता है, डायबिटीज़ कर सकता है, साथ-साथ आपके पास ओबेसिटी को भी बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास न्यूज़ आता है आपके पास कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो हॉल्ट कर सकता है स्टेट के द्वारा, अगर कोई एक्ट पास किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसको मतलब हॉल्ट कर सकता है, उस पे हॉल्ट लगा सकता है?
तो यस लगा सकता है, उसको रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई स्टेट ऐसा लॉ पास किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है, जैसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा गया है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऑल रिलीजन्स आर पॉसिबल इन पर्टिकुलर कंट्री। अब एक कोई स्टेट है वो बोल रहा है कि नहीं, हमारा जो स्टेट है वो पर्टिकुलर एक हिंदू स्टेट है या एक मुस्लिम स्टेट है, तो ऐसा अगर कोई रेजुलेशन लेके आ रहा है स्टेट, मैं एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ जैसे, तो वैसे स्टेट को क्या हो सकता है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वैसे जो भी अगर कोई ऐसे एक्ट लेके आया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो वैसे एक्ट को वो नल एंड वॉइड कर सकता है, उस पे रोक लगा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता ही नहीं और उस पे स्टेट लॉ बना रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हार्ड लगा सकता है स्टेट के कोई भी ऐसे एक्ट पे, ठीक है? जो उसके स्टेट लिस्ट के अंदर में आता ही नहीं है, उसके स्टेट लिस्ट से बाहर है। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है सालवा जुडूम के बारे में। सालवा जुडूम क्या है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया था। सालवा जुडूम किस चीज़ से रिलेटेड था? तो जितने भी माओवादी होते हैं ना, उनसे रिलेटेड ये मूवमेंट था। इसके अंदर किया क्या गया था सालवा जुडूम के अंदर, कि जो नक्सलाइट एरिया थे, नक्सलाइट जो नक्सल्स होते हैं, उनको मारने के लिए जो नॉर्मल पीपल होते थे, जो सिविलियंस होते थे, लोकल सिविलियंस थे, उनको एक स्पेशल आर्म्ड फोर्स की तरह स्पेशल पुलिस फोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। नॉर्मल सिविलियंस को आर्म्स देके और उनको ड्रेसेस देके और स्पेशल पुलिस फोर्स की तरह उनको वर्क करवाया जा रहा था। तो ये था आपके पास सालवा जुडूम, ये ध्यान में रखना है। सालवा जुडूम क्या था? तो नक्सलाइट से लड़ने के लिए जो नॉर्मल सिविलियंस थे, उनको पुलिस के कपड़े पहना के और उसको एज़ अ स्पेशल पुलिस फोर्स बना दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ था। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसी आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें दी गई थी, तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ था। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है सालवा जुडूम के बारे में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है भारत। भारत क्या है? तो एक बायोमेकर, भारत का फुल फॉर्म देखें तो बायोमेकर ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। देखिए, एक हम भारत जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बेंगलुरु बेंगलुरु बेस्ड जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बेस्ड, इसके द्वारा एक ऐसा बेसलाइन तैयार किया जा रहा है जिससे हम लोग फ्यूचर में आने वाले डिजीज़ेज़ को प्रेडिक्ट कर पाएँ। जो भी इंडियंस हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका एक बेसलाइन तैयार करते हैं कि इनका डीएनए कैसा है, डीएनए में क्या प्रॉब्लम्स है, अलग-अलग और भी मतलब चीज़ों का स्टडी करके, और एजिंग कैसे इनका एजिंग हो रहा है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों का मतलब डीएनए और ये सभी चीज़ों का स्टडी करके हम एक बेसलाइन तैयार कर पाएँ, जिस बेसलाइन से हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि कौन से कोई ऐसा डिसीज़ेज़ है जो फ्यूचर में अगर हैपन होने वाला है, तो उन जी मतलब डिसीज़ को प्रेडिक्ट कर पाएँगे और उसके लिए पहले से तैयार हो पाएँगे। तो ये चीज़ है, ये एआई पावर्ड रहेगा, ये जो मिशन है हमारे पास, और साथ-साथ इसमें मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जा रहा है, एआई का भी यूज़ किया जा रहा है। इस मिशन के अंदर में हमारे पास कुछ चैलेंजेज़ हैं, चैलेंजेज़ ये है कि डाइवर्सिटी इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक अलग-अलग बहुत सारा डाइवर्सिटी है, अलग-अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। इसके अलावा आपके पास हेल्थ हेल्थ सैंपल लेना भी मतलब एक चैलेंजेज़ है कि बहुत सारे अलग डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, तो हेल्थ सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाए? फंडिंग का भी प्रॉब्लम है, साथ-साथ डाटा प्राइवेसी का भी, कि डाटा ब्रीच होगा अगर ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा मतलब बोल लिया जा रहा है, इनके साथ सारा चीज़ें इनके स्टडी करने के लिए अगर इनका डाटा लिया जा रहा है तो, ठीक है? तो ये था आपके पास 4th ऑफ जुलाई, तो हमने 4 दिन का कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे से आई थिंक ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग लगभग 2 दिन का और 3 दिन का कंप्लीट करते हैं, थोड़ा-सा और स्पीड से चलते हैं, ठीक है? 7 डेज़ का टारगेट रखते हैं कि 7 डेज़ का टारगेट रखेंगे तो 4 कंपाइलेशन 4 पार्ट्स के अंदर में 1 मंथ का हमारा कंपाइलेशन हो जाएगा। ट्रिनिडाड 5th जुलाई को देखते हैं, तो ट्रिनिडाड टोबैगो के बारे में हमने 1st ऑफ जुलाई को ऑलरेडी देख लिया था। निपा वायरस नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है। निपा वायरस जो होता है एक ज़ूनोटिक वायरस होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन्स में फैलते हैं, उनको हम लोग जेनेटिक वायरस बोलते हैं। ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? तो पारामाइक्सोवेरिडी फैमिली से ये बिलॉन्ग करते हैं। इनका पहला आउटब्रेक जो है 98-99 के अंदर में हुआ था मलेशिया, सिंगापुर के अंदर में। स्पेशली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हुआ करते थे, जैसे डॉग्स, कैट्स हो गए, गोट हो गए, हॉर्सेस हो गए, इन सभी चीज़ों के बीच में इसका पहला आउटब्रेक हुआ था, ठीक है? इंडिया के अंदर में अभी स्पेशली देखेंगे तो केरला के अंदर में ये इसका केसेस कंसिस्टेंटली निकल के आ रहा है, लेकिन ये केरला के अलावा जो सिलीगुड़ी हो गया, वहाँ पे भी इसके केसेस देखे गए हैं, ठीक है? मिलते थे। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नहीं लिखा है वो मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है इसका मेन सबसे ज़्यादा जो डैमेज होने वाला जो कंट्री था जो निपा वायरस की वजह से हुआ था, वन ऑफ द उसमें कंट्री था वो बांग्लादेश था, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ 20 प्लस जो बैट के कैटेगरीज़ होते हैं, अलग-अलग जो इसके प्रजाति होते हैं वो पाए जाते हैं इस वजह से, ठीक है? तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो होस्ट कौन-सा होता है, निपा वायरस का होस्ट क्या होता है? तो जो फ्रूट बैट होता है वो इसका होस्ट होता है, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं। ये जीनस टेरोपस इसका साइंटिफिक नेम है, तो टेरोपस भी नॉर्मली याद रखते हैं, टेरोपस जो है वो फ्लाइंग फॉक्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो फ्लाइंग फाउल्स जो होते हैं इनके यूरिन से, सलाइवा से, फीका से मतलब पॉटी से, इसके अलावा आपके पास बर्थिंग फ्लूइड हो गया, जो बैट्स के बर्थिंग फ्लूइड होता है, बर्थ टाइम जो फ्लूइड निकलता है, इन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं निपा वायरस जो है वो स्प्रेड कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में कि अगर निपा वायरस हुआ है तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स दिखेंगे, तो फीवर हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, कोमा में हायर केसेस, ज़्यादा रेयर केस होता है जिसमें कुछ रेयर केसेस के अंदर में इंसान जो है वो कोमा में भी चला जाता है। ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस होता है वो भी क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये कॉज़ करता है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होता है। फर्टिलिटी रेट को अगर स बेसिक सिंपल सा समझे तो जैसे मान लीजिए कि 100 लोग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से वो मतलब इन्फेक्टेड हुए हैं, अगर 100 में से अगर मान लीजिए कि 2 लोग मरे, तो इसका फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। अगर इसमें 10 लोग मर गए, तो हम बोलेंगे कि इसका फर्टिलिटी रेट जो होता है वो हाई होता है। तो जो निपा वायरस होता है इसका फर्टिलिटी रेट हाई होता है, साथ-साथ ये कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है इसके लिए, ठीक है? कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, सिर्फ डायग्नोसिस किया जाता है या फिर अदर जो बीमारी होते हैं, अदर जो चीज़ें होती हैं उसकी वैक्सीन से कहीं न कहीं टेम्परेरी इसको ट्रीट किया जाता है और धीरे-धीरे वो ठीक हो जाता है। एक पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं है निपा वायरस से रिलेटेड। इसको डब्ल्यूएचओ दैट इज़ होल हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन सॉरी, इसके द्वारा प्रायोरिटी डिसीज़ लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है, जो निपा वायरस है इसको, ठीक है? क्यों डाला गया है? तो प्रायोरिटीज़ डिसीज़ लिस्ट के अंदर में वो सारे मतलब वायरस या बीमारी होते हैं, जिनके अंदर में पैंडेमिक पोटेंशियल होता है कि वो कहीं न कहीं पैंडेमिक ला सकते हैं। तो इसके अंदर में भी निपा वायरस के अंदर में भी पैंडेमिक लाने का पोटेंशियल है, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं होता है और काफ़ी जल्दी ये जो होते हैं मतलब म्यूटेशन कर लेते हैं। जैसे एक वायरस पर्टिकुलरली जैसे मान लो कि M23 एक निपा वायरस का कैटेगरी था। ये कुछ टाइम होगा, कुछ टाइम के अंदर में फिर बाद में ये न्यू म्यूटेशन करके नया के कोई कैटेगरी बना दिया, जैसे M24 बना दिया, ठीक है? तो ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं इसके अंदर, इस वजह से इनके अंदर में पोटेंशियल जो पैंडेमिक पोटेंशियल होता है, म्यूटेशन आप पढ़ोगे स्टैटिक के अंदर में, तो पैंडेमिक पोटेंशियल होता है, साथ-साथ इनका इनका ऐसे बीमारी जिसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं निपा वायरस के अंदर में इसलिए। अब निपा वायरस स्प्रेड कैसे करता है, वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट को अगर ये मतलब नॉर्मली ये जो फ्रूट बैट है, अगर ये कोई फ्रूट्स वगैरह खाया और फ्रूट्स खाने के बाद से वो फ्रूट जो है पिग वगैरह खा लिया, तो इसके अंदर में चला गया और पिग को माना जाता है कि एक जैसे बैट को माना जाता है कि एक नेचुरल रिजर्वायर होता है जो बहुत सारे वायरसेस का, वैसे ही जो पिग्स होते हैं ना, इनके अंदर में भी जो वायरस का होता है, वायरस के म्यूटेशन के लिए स्पेशली जो पिग होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसके अंदर में बॉडी के अंदर में बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाता है। एक वायरस दूसरे वायरस में म्यूटेट कर जाता है। तो मानो कि ये पिग के अंदर में चला गया, कोई फ्रूट खाया, बैट बैट का जूठा खा लिया पिग, तो पिग के अंदर में चला गया वो वायरस। अब पिग को चाइनीज़ लोग तो खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अब चाइनीज़ के अंदर में ये वायरस चला गया, फिर चाइनीज़ से अलग-अलग दुनिया में ये ट्रैवल करेंगे और स्प्रेड कर जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि नॉर्मली जो वैट है, ये वैट जो फ्रूट खाया था, वो फ्रूट को इंसान कंज़्यूम कर लिया, तो भी इंसान के अंदर आ गया। तो इस तरह से निपा वायरस का स्प्रेड होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये याद रखना है। इसका नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है। अर्बन जो पॉपुलेशंस होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी को हम लोग साइलेंट एपिडेमिक भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है कि आजकल जो लाइफ़स्टाइल है, शहरों में लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, तो धूप नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, वो मेन सोर्स होता है सनलाइट, और सनलाइट हमको मिल नहीं रहा है। सनलाइट से कैसे हमारे पास विटामिन डी आता है? तो जैसे मान लो सनलाइट आपके बॉडी के अंदर में आया, अगर लीवर के थ्रू ये विटामिन डी मतलब पहले ही तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट से डायरेक्ट सनलाइट विटामिन डी दे रहा है वहाँ से और आपके बॉडी में डायरेक्ट आ जा रहा है। सनलाइट जो रहता है इसके मतलब सनलाइट जो होता है वो आपके बॉडी पे जैसे पड़ता है, तो आपकी बॉडी में वो पड़ आने के बाद मतलब आपकी बॉडी में पड़ने के बाद एक केमिकल होता है, वो आपकी बॉडी में धीरे-धीरे वो चीज़ें होती है, फ़ॉर्म करता है, और लीवर के थ्रू अगर ये जो विटामिन डी है ये फ़ॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिडायल। ये प्राइमरी फॉर्म होता है विटामिन डी का। वहीं पे अगर ये किडनी के थ्रू अगर जो विटामिन डी आपकी बॉडी में मतलब फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल जो होता है वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा होता है, और साथ-साथ ये बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। तो ये दोनों अलग-अलग फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, किधर से होता है, तो कौन-सा फॉर्म बनता है, ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो कैल्सिट्रियोल और कैल्सिडाल। मेन जो विटामिन डी का नाम होता है वो भी याद रखना है कि कैल्सिफेरॉल हम लोग विटामिन डी को बोलते हैं। सोर्सेज़ क्या-क्या होते हैं? तो फैटी जो जितने भी फिश हो गए वो हो गए, देन फिश के लिवर ऑयल्स जो रहते हैं वो हो गए, एग यॉल्क्स हो गया, मशरूम्स हो गए, ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं विटामिन डी के। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड के बारे में बात करते हैं तो मिल्क हो गया, देन आपके पास ब्रेकफ़ास्ट के अंदर में जो सीरियल्स वगैरह, जूस वगैरह लेते हैं, ये फोर्टिफाइड फूड होते हैं, मतलब इसके अंदर विटामिन डी एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, लेकिन जो नेचुरली पाए जाते हैं वो इस सोर्सेज़ में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है? सॉरी।
नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ विटामिन डी के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि आपके पास बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी में, जैसे आप कोई फूड खाएँ तो आप उसके फूड के अंदर में अगर कैल्शियम है तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में, प्लस अगर उसके अंदर फास्फोरस है तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में कहीं न कहीं हेल्प करता है विटामिन डी। प्लस आपके पास सेलुलर ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को, साथ-साथ प्रिवेंट करता है जितने भी एब्नॉर्मल म्यूटेशंस होते हैं, सॉरी सेल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, उन चीज़ों को रिड्यूस करता है। मसल्स बिल्डिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ये सपोर्ट करता है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस जो होता है उसको ये कहीं न कहीं इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है। और रिस्क ऑफ फॉल, जैसे देखिए जो ज़्यादातर आप कम मतलब होता है ना कि जल्दी कोई इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो वो चीज़ें नहीं होने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इम्यून फंक्शंस भी रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पास इम्यून फंक्शंस के अंदर में भी, इम्यूनिटी के अंदर में भी ये ऑटो इम्यूनिटी जो रहता है वो जनरेट करने में भी हेल्प करता है। साथ-साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और मेटाबॉलिज्म के अंदर में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ थी आपके विटामिन डी से रिलेटेड, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी की वजह से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, विटामिन डी की अच्छा रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया था, उसको देख लेते हैं। इफेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो विटामिन सी अगर का कमी है आपके बॉडी में, तो आपको रिकेट्स होता है। रिकेट्स के अंदर में क्या होता है, बच्चों के अंदर में स्पेशली होता है, जिसके अंदर में बोन सॉफ्ट हो जाता है, बोन जो रहता है सॉफ्ट हो जाता है, तो काफ़ी जल्दी वो टूट जाता है बोन, ठीक है? या फिर हाथ वगैरह जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये होता है बच्चों के अंदर में। बड़ों के अंदर में, एडल्ट के अंदर में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसको यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बोन है, ठीक है? तो बोन के अंदर में छोटे-छोटे ऐसे बहुत माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, छोटे-छोटे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर में विटामिन डी का कमी हो जाएगा ना, तो ये जो होल्स होते हैं छोटे-छोटे जो रहते हैं, ये बड़े होना स्टार्ट हो जाएँगे। दैट मीन्स कि बोन का जो डेंसिटी था, वो डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगेगा। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था ना बोन का, ज़्यादा था। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ हो गया क्योंकि ये होल्स जो है वो बड़े हो गए हैं। तो ईज़िली आपके जो बोन्स है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ईज़िली टूट सकता है, ठीक है? तो ये जो डेंसिटी का कम हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो बच्चों में रिकेट्स का प्रॉब्लम करता है, बड़ों के अंदर में ऑस्टियोपोरोसिस करता है। साथ-साथ ये फटीग ला सकता है आपके अंदर में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करता है। इसके अलावा अगर वीक मसल्स कर सकता है, मतलब वीकनेस ला सकता है मसल्स के अंदर में, डिप्रेशन हो गया, डिसफंक्शंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये कॉज़ करता है। अगर बात करते हैं इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक है, जैसे देखिए विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी करता है, तो ये सही है। सेकंड बोल रहा है कि विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, तो हाँ, चिल्ड्रन के अंदर में रिकेट्स होता है, और जो बड़े लोग होते हैं उसके अंदर में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। देन विटामिन ई की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो नहीं, विटामिन ई की वजह से ये होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन डब्ल्यू जो है वो न्यूज़ में आया था। यहाँ पे बस दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। एक है आपके पास जीएटीटी, दैट इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और दूसरा आपके पास एएसओ, दैट इज एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड। ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको, अच्छे से याद रखिए कि ये क्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि ये दोनों जो जीएटीटी है और एएसओ है, ये क्या से रिलेटेड है। तो ये दोनों का दोनों डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है। स्पेशली जीएटीटी के बारे में अगर बात करेंगे तो जीएटीटी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इन गुड्स, जो भी गुड्स के अंदर में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो जीएटीटी बनाता है। और जो एएसओ है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है जब कोई कंट्री अपने टेम्पोररी टैरिफ जो होते हैं, मतलब टैरिफ जो है वो इम्पोज कर देता है, स्पेशली अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसको बचाने के लिए। तो अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर में हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो बाहर से चीज़ें जो गुड्स मंगाए जा रहे हैं उस पे हमने अगर इम्पोज कर दिया, कोई भी ऐसा टैरिफ इम्पोज किया है, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, तो एएसओ के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो एएसओ में इसके बारे में रेगुलेशंस रूल्स बनाए गए हैं कि आप जो अगर टैरिफ इम्पोज करोगे तो वो कैसे होने चाहिए, इसके रूल्स क्या-क्या है, नहीं है। अब ये दोनों को ब्रेक करके जो यूएस है वो क्या कर दिया, टैरिफ इम्पोज कर दिया था। इसीलिए ये न्यूज़ में आया था कि ये जो है यूएस दोनों जीएटीटी को और एएसओ को, दोनों जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है इसको वायोलेट किया था। जो अभी बोल रहा था ना 300% 200% जो ट्रम्प बोल रहे थे टैरिफ लगा देंगे, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो ये याद रखना है जीएटीटी क्या होता है, एएसओ क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आता है, हमारे पास आता है इंडिया अनवील द एल्युमिनियम एंड कॉपर विज़न डॉक्यूमेंट। तो हमने क्या किया है कि एक जो हमारे पास एल्युमिनियम और कॉपर विज़न डॉक्यूमेंट एक बनाया, जिसके अंदर अनवील किया है, जिसके अंदर हमने बोला है 2047 तक का हमारा कुछ टारगेट है। क्या-क्या टारगेट है? तो जैसे जो हमारे पास एल्युमिनियम है और कॉपर है, इन दोनों का, स्पेशली एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रोडक्शन 6 गुना हमको ज़्यादा करना है। बॉक्साइट को भी जो हम लोग मतलब निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका भी मतलब एक्सट्रैक्ट जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करना है। एल्युमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है? बॉक्साइट के अंदर से ही एल्युमिनियम निकलता है। देन उसके बाद जो लो ये सारी चीज़ें जो आप करोगे, जो 6 गुना बढ़ाओगे प्रोडक्शन, ये
लो कार्बन टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिसमें कार्बन एमिशन जो है वो कम हो, तो ठीक है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये सारा चीज़ करना है। देन एल्युमिनियम के बारे में अगर बात करते हैं, तो वेदांता जो एक मेजर एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में आपको रखना है इसके बारे में। देन कॉपर के अगर बारे में बात करेंगे, तो कॉपर जो है वो 2047 तक कॉपर का भी सेम है। अफ्रीका के अंदर में बात करेंगे, तो जाम्बिया जो है वो अफ्रीका के अंदर में सबसे बड़ा कॉपर का प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसिंग नेशन है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर में बात करेंगे, तो चिली जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। इंडिया के अंदर में देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट माइन्स है जो ध्यान में रखने हैं कॉपर से रिलेटेड। फर्स्ट हो गया आपके पास खेतरी कॉपर बेल्ट जो राजस्थान के अंदर में पड़ता है। ये टोटल इंडिया का 52% जो प्रोडक्शन होता है वो अकेला ही खेतरी माइंस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपके पास सिंगभूम कॉपर बेल्ट हो गया जो झारखंड और बिहार में स्प्रेड है, सेकंड नंबर पे। एंड देन थर्ड नंबर पे आता है आपके पास अ, बलहोत माइंस, ठीक है? तो बालघाट जो माइंस होते हैं वो ये मध्य प्रदेश के अंदर में पड़ता है, बालघाट माइंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट माइंस है इंडिया का, वो ध्यान में रखना है। कॉपर जो है आपके पास चाल्कोपाइराइट जिसको हम लोग कॉपर सल्फाइड होता है, इसके अंदर से ही निकाला जाता है। तो कॉपर्स देखिए जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर कोई ओर्स के अंदर में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होता है? तो एक पत्थर जैसा रहता है, इसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स रहते हैं वो रहते हैं। स्पेशली अलग-अलग पत्थर्स में अलग-अलग जो मिनरल्स रहते हैं वो रहते हैं। तो एक ओर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अ चाल्कोपाइराइट। ये चाल्कोपाइराइट के अंदर में इसका स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कॉपर की और एल्युमिनियम के बारे में, तो दोनों हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स है। इलेक्ट्रिसिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, साथ-साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों मिनरल्स। डिफेंस और एविएशन के में स्पेशली एविएशन के अंदर में एल्युमिनियम का बहुत सारा यूज़ होता है। ग्रीन एनर्जी में भी हमको ये हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया ये आर्टिकल। एंड देन लास्ट आर्टिकल आता है 4th ऑफ जुलाई 5th ऑफ जुलाई का। वो है हमारे पास ये मिनरल से रिलेटेड कि जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा कौन से मिनरल्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है? जो भी लोग अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो अभी लाइव देख रहे हैं वो लोग, और जो लोग नहीं देख रहे हैं, वो लोग जभी भी आप लेक्चर देखोगे तो ऐसे ही मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है? आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीलिम्स के अंदर में, एग्ज़ाम के अंदर में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ना। तो ये ऐसे याद करोगे कितनी बार भी तो भूल जाओगे। मैं भी कुछ-कुछ चीज़ें ट्रिक बताऊँगा, वैसे ध्यान में रखना है। जैसे बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग नेशन है वो है गिनिया, ठीक है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गिनिया में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि गिनिया के जो लोग होते हैं वो बॉक्सर होते हैं। ये फ़ोटो यहाँ पे दिख रहे हो, और ये इमेज दिमाग में बैठ जाएगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। गिनिया के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बॉक्सर होते हैं। तो बॉक्सर से बॉक्साइट यहाँ से याद रखो, ये बॉक्साइट गिनिया के जो लोग होते हैं वो बॉक्सर होते हैं, ठीक है? ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बस याद करना है, ठीक है? बस ऐसे बैठ जाएगा दिमाग में। अभी मैं पूछूँगा कि गिनिया के लोग कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे बॉक्सर होते हैं, ठीक है? जभी भी मैं आगे पूछूँगा तो उसे याद रहेगा, वो चीज़ याद हो जाएगा। वैसे ही क्रोमियम जो रहता है वो कज़ाकिस्तान के अंदर में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्राउन, क्रोमियम जो होता है वो सिल्वर कलर का ही होता है। तो एक क्राउन बनाया है, मान लो कि ये क्रोमियम का क्राउन है, ठीक है? अब जभी भी आपको याद करना रहेगा, मतलब अभी याद करवा दूँगा मैं इस चीज़ को, और इसके बाद अभी भी मैं पूछूँगा तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। जो क्रोमियम क्राउन है ये कहाँ पे पाया गया है? तो कज़ाकिस्तान के अंदर में, ठीक है? अब दोनों याद कर लो। गिनिया के जो ज़्यादातर लोग रहते हैं बॉक्सर रहते हैं, दैट मीन्स कि गिनिया के अंदर में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कज़ाकिस्तान के अंदर में क्या मिला है? तो क्रोमियम का क्राउन मिला है, मतलब क्रोमियम जो है वो कज़ाकिस्तान के अंदर में क्रोमियम मिला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको कैसे याद रखना? कोबाल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्गो के अंदर में पाया जाता है। तो कोको याद रखना है, कोको, को से कोबाल्ट हो गया एंड को से कॉन्गो हो गया। तो कोको दोनों भाई-भाई हैं, ठीक है? एक है कोबाल्ट, एक है सॉरी कॉन्गो, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो ऐसे ही याद रखना है। अब 3 चीज़ जो हमने याद किया उसको रिवाइज़ करो। जैसे अपने मन में आप उस चीज़ को बोलो। गिनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा लोग कैसे पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे बॉक्सर। तो बॉक्सर से बॉक्साइट सबसे ज़्यादा। देन आपके पास कज़ाकिस्तान के अंदर में किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का क्राउन मिला है? तो क्रोमियम का क्राउन मिला है, तो ये क्रोमियम याद हो गया। देन कोको क्या है? तो कोको भाई है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद रखोगे, और दूसरा आपके पास कॉपर, ठीक है? तो ये 3 चीज़ आपको याद हो गया। अब ये तीनों कभी भी भूलोगे नहीं, बस 3-4 बार एटलीस्ट मेरा ट्रस्ट करके मेरे पे एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लो ऐसे ही, ठीक है? मैं ऐसे भी ग्रुप में कभी-कभी ये चीज़ें पूछ लूँगा, ऐसे डाल दूँगा, तो आप उसका आंसर देना वो याद रहेगा। देन आपके पास कॉपर जो है वो चिली के अंदर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो मैंने एक पिक्चर यहाँ पे बनाया है, जिसमें कॉप जो है स्पेशली कॉपर, मतलब कॉप को हम डिनोट कर रहे हैं। तो जो कॉप है ये बहुत सारे ऐसे चिली के खेत है, ये पूरा चिली का एक खेत है। इस चिली के खेत में जो ऐसे कॉप पाए मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अब ये एग्ज़ाम क्या है, मतलब आप नॉर्मली ये जो पिक्चर है वो आपके माइंड में भी बैठ जाएगा। ठीक है? तो देखो चिली का खेत है और इसके अंदर क्या है? कॉपर है। तो
ऐसे ही याद रखना कि जो चिली है, चिली के खेत में क्या पाए जाते हैं बहुत सारे? तो कॉपर। तो अभी जब मैं पूछूँगा कि दुनिया के लोग कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे क्या? बॉक्सर होते हैं, बॉक्साइट, ठीक है? तो बॉक्सर। वैसे ही अगर क्रोमियम जो है वो कहाँ पे मिला है क्रोमियम का क्राउन? तो बताओगे कजाकिस्तान के अंदर में, ठीक है? देन अगर मैं बोलूँगा कि चिली के खेत में कौन से क्या था? तो आप बताओगे चिली के खेत में कॉपर मतलब कॉप थे, कॉप मतलब कॉपर, ठीक है? तो ऐसे याद रखोगे, कॉप से कॉपर। तो ये 4 चीज़ याद हो गया। अब ऐसे ही आपको याद रखना है ग्रेफ़ाइट, ग्रेफ़ाइट में मैंने ऐसे बनाया है कि ग्रेफ़ाइट में HIT हाइट दिख रहा है, तो ऐसे ही याद रखो कि ये सबसे ज़्यादा ग्रेफ़ाइट जो चाइना के अंदर पाया जाता है, तो जो हाइट होता है वो सबसे छोटा किसका होता है? चाइनीज़ लोगों का, तो हाइट सबसे ज़्यादा छोटा छोटा किसका होता है? तो चाइनीज़ लोगों का होता है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ याद हो गया, ग्रेफ़ाइट चाहे गिनिया के अंदर में ग्रेफ़ाइट गिनिया के बॉक्सर्स मतलब गिनिया के लोग जो होते हैं बॉक्सर होते हैं, तो ऐसे याद रखना कि ग्रेफ़ाइट सॉरी बॉक्साइट, ठीक है? ग्रेफ़ाइट बोल रहा हूँ सॉरी। देन क्रोमियम जो है वो कज़ाकिस्तान के अंदर तो कज़ाकिस्तान के अंदर किस चीज़ का जो क्राउन मिला है तो क्रोमियम का, कोबाल्ट को याद रखो कि कोबाल्ट एंड देन कॉन्गो। देन इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कॉपर, चिली याद रहेगा कि चिली के खेत में बहुत सारे हमने ऐसे कॉप को देखे थे। देन उसके बाद हमारे पास है ग्रेफ़ाइट, ग्रेफ़ाइट में हाइट से ऐसे याद रखो कि चाइना का जो लोग होते हैं, चाइना के लोग वो छोटे होते हैं, उनका हाइट छोटा होता है, तो चाइना। देन लिथियम तो ऐसे ही याद रखता है एबीसी जो 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। देन मैंगनीज़, मैंगनीज़ में सबसे फर्स्ट वर्ड है मैन, मैन सबसे पहली बार कहाँ पे पाया गया था? जो दुनिया के सबसे पहले मैन है अफ्रीका के अंदर पाया गया है, तो ऐसे याद रखो कि साउथ अफ्रीका। तो मैन सबसे पहला क्या है? मैंगनीज़ साउथ अफ्रीका, मैन मैंगनीज़ साउथ अफ्रीका, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके पास मोलाइबीडियम। इसको याद करना है तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो। बेड इसके अंदर में लगा है और ये बेड का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे रख दिया है कि ये जो ब्रोकन बेड है मतलब चाइना का बेड है, चाइना का सामान बोलते हैं ना कि ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो ये टूटा हुआ बेड है। तो मोलाइबीडियम ये बेड भी कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? चाइना का जो बेड है यहाँ पे चाइना में, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब मैं सबको एक बार अपने से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने से इस चीज़ को एक बार ट्राई करो बोल के रिवाइज़ करने का, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 5th ऑफ जुलाई का भी कंप्लीट। नाउ 6th ऑफ जुलाई पे देखते हैं, 6th ऑफ जुलाई पे देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास ब्रिक्स के बारे में। एक ब्रिक है, मतलब ब्रिक्स नहीं ब्रिक है जो स्पेस के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब स्पेस में जब हम लोग आगे में जाएँगे फ्यूचर में, तो वहाँ पे यहाँ से मतलब वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएँगे? तो उसके लिए एक माइसेलियम ब्रिक न्यूज़ में आया, ठीक है? तो एक माइकोटेक्चर ऑफ प्लैनेट प्रोजेक्ट है, नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में एक ब्रिक बनाया गया। ये ब्रिक को हम लोग बोल रहे हैं माइसेलियम ब्रिक्स क्योंकि ये मशरूम के रूट से बनाया गया है, स्पेशली जो ओस्टर मशरूम होते हैं, उनके रूट से बनाया गया है, ठीक है? तो माइसेलियम ब्रिक्स क्या है? तो जो ऑयस्टर मशरूम होते हैं इसके रूट से ये बनाए गए ब्रिक्स है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और साथ-साथ स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट भी होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होते हैं। देखिए ये है आपके पास माइसेलियम ब्रिक्स। जैसे ये हो गया आपके पास नॉर्मल फ्रूट वाला बॉडी ऊपर पोर्शन और इसका हो गया माइसेलियम इसका रूट वाला पोर्शन। तो यही रूट वाले पोर्शन को से बनाया गया ये है माइसेलियम ब्रिक्स जो स्पेस में कहीं न कहीं यूज़ होगा। ठीक है? तो क्या इसको हम लोग यहाँ से लेके जाएँगे? तो नहीं, इसको हम लोग वहीं पे स्पेस में जाने के बाद वहीं पे बनाएँगे। मशरूम को ग्रो करके और उसी चीज़ से ये माइसेलियम ब्रिक्स बनाएँगे और फिर वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। ड्रॉबैक के बारे में देखेंगे तो ये पहला इसका ड्रॉबैक है कि इसका स्ट्रेंथ लिमिटेड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है डीएल ब्रिक्स की तरह। साथ-साथ ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, तो काफ़ी मॉइस्चर को ईज़िली ये जो है वो कैप्चर कर लेता है। इसका बनाने का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हाई कॉस्ट होता है, साथ-साथ लिमिटेड इसके स्केलेबिलिटी स्केले देखिए जो स्केल जो रहता है लिमिटेड स्केल में ही प्रोड्यूस अभी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि स्पेस में गया उसके बाद बहुत सारा वहाँ मशरूम ऑलरेडी है, तो हमको बनाना है, वहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर उसके रूट से निकाल के ये बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका स्केल के लिए भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वो भी चीज़ें इसका लिमिटेड होगी। देखिए, माइक्रो टेक्सचर ऑफ प्लैनेट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली नासा में देखा गया रिसेंटली न्यूज़ में था, जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया, ये क्या है? तो ये एक हैबिट मतलब कि हैबिटेट बिल्डिंग बनाने का एक टेक्नोलॉजी है जो फंगी स्पेशली माइसेलियम जो फंगी है उस चीज़ का यूज़ करके बना रहा है। मशरूम जो होते हैं वो फंगस ही होते हैं, फंगी ही होता है मशरूम, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके पास माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज एक मेन स्ट्रक्चर होता है प्लांट कंपोनेंट के अंदर में, प्लांट सेल के अंदर में एक मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है? तो अब बात किया जा रहा है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के बारे में। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज क्या होता है? एक नेचुरली डिराइव्ड मतलब एक वुड पल्प है जो व्हाइट कलर का और काफ़ी फाइन पाउडर होता है। सॉरी। तो एक नेचुरली डिराइव्ड वुड पल्प है जो व्हाइट कलर का और काफ़ी फाइन पाउडर होता है। इसका हम लोग अलग-अलग ये जो एमसीसी होता है दैट इज़ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इसका अलग-अलग यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ होता है स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे एज़ अ ब्लेंडर की तरह बाइंडर की तरह यूज़ होता है, मतलब बाइंड करने के लिए यूज़ होता है जो
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें अलग-अलग जो केमिकल्स, मान लीजिए एक मेडिसिन बनाया जा रहा है, तो 3-4 केमिकल बनाया गया, ठीक है? तो उसको एक साथ बाइंड करने के लिए, एक साथ जोड़ के रखने के लिए यूज़ होता है एज़ अ बाइंडर की तरह। प्लस फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मतलब फाइबर एडिटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है, फैट रिप्लेशर की तरह यूज़ किया जाता है, साथ-साथ जो फूड का टेक्सचर होता है, उस फू मतलब टेक्सचर देने में भी फूड का इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए एमसीसी जो है वो ध्यान में रखिएगा कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज़ होते क्या हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया प्रीवियस आर्टिकल से रिलेटेड है कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया एंड फ्लावरिंग प्लांट हो गए। बोल रहा है इसमें से कितने सारे स्पेसीज़ जो हैं वो बायोपेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये इसमें तीनों जो ऑप्शंस दिए गए, ये तीनों इसके अंदर में करेक्ट है। देन 2023 के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम मशरूम्स हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे तरह के मशरूम्स होते हैं, तो होते होंगे कुछ मशरूम्स जिनके अंदर में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता होगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि कुछ मशरूम्स होते हैं जिनके अंदर में साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज भी होता है। तो ये भी सही है क्योंकि सब में सम लगा है, तो ऐसे वाले ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सही होते हैं। देन थर्ड बोल रहा है कि सब मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, तो ये भी सही है। देन फोर्थ नंबर पे बोल रहा है कि सब मशरूम हैव द बायो बायोल्यूमिनी ल्यूमिनिसेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है? सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो ये भी सही है। देखिए क्योंकि आपको देखिए जब भी ऐसे याद रखिएगा कि जो भी सम वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो ये सारे जितने भी सम वाले क्वेश्चन रहते हैं ये ज़्यादातर सही रहते हैं क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो एग्ज़ामिनर सारे के सारे कैटेगरी को तो जाके नहीं चेक कर सकता है ना, तो होते होंगे 1-2 कैटेगरी में भी, एक भी ऐसा कैटेगरी होगा जो ऐसा प्रॉपर्टीज़ को ऑन करता होगा जो क्वेश्चंस में दे रहा है, ठीक है? तो इसलिए ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है वार्नर मड वोल्केनो के बारे में। वार्नर मड वोल्केनो जो न्यूज़ में आया था क्योंकि ताइवान के अंदर में ये पड़ता है, ठीक है? वार्नर मड वोल्केनो, मड वोल्केनो को हम लोग सेडिमेंट्री वोल्केनो भी बोलते हैं, साथ-साथ गैस ऑयल वोल्केनोज़ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मड वोल्केनो के बारे में थोड़ा-सा और चीज़ें देख लेते हैं। वार्नर के बारे में बस ध्यान में रखना है कि ये ताइवान में, ठीक है? अब मड वोल्केनो के बारे में कुछ बात करते हैं, तो ये स्मॉल वोल्केनोज़ होते हैं, बड़े वोल्केनोज़ ज़्यादा नहीं होते। ये लैंड पे और सी पे दोनों जगह पाए जाते हैं। स्पेशली अगर देखेंगे तो इसमें लावा की जगह पे मड हो गए, वाटर हो गए और गैसेस गैसेस में स्पेशली मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर से निकलती है मड वोल्केनो से। देन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो एशिया और यूरोप के अंदर में सबसे ज़्यादा ये है, स्पेशली एशिया के अंदर में अज़रबैजान में ज़्यादा है और यूरोप के अंदर देखेंगे तो इटली में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक? अब वोल्केनो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको डील करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वोल्केनो होता है इसके अंदर में पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, फिर आपके पास ऐश एंड डस्ट हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया एंड देन सल्फर कंपाउंड हो गए। ये सारे प्रोडक्ट्स में से पूछा जा रहा है कितने सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जो वोल्केनो से निकलते हैं, तो ये सब के सब सही है। वोल्केनो जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें वोल्केनो से निकलती है। नाउ मड वोल्केनो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोला जा रहा है कि दे आर फाउंड बाय द इरप्शन ऑफ मैग्मा, तो मैग्मा तो होता ही नहीं है, पहला तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी जस्ट हमने देखा कि इसके अंदर में लावा या मैग्मा नहीं होता है, लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या होता है? जब मतलब अंदर में है वो वोल्केनो जैसे यहाँ पे निकल रहा है, तो इस वोल्केनो के अगर अंदर में है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्मा। बाहर आ गया तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर से लावा का इरप्शन या मैग्मा का इरप्शन नहीं होता है। देन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये रिलीज़ किया जाता है फ्लेमेबल गैस, इसके अंदर से रिलीज़ होता है, जैसे मीथेन हो गया, तो अभी हमने देखा मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे गैसेज़ जो है इसके अंदर से निकलते हैं। देन थर्ड आपके पास स्टेटमेंट आता है कि दे आर फाउंड बोथ इन लैंड एंड अंडर द सी, तो दोनों जगह पाए जाते हैं। ये भी हमने देखा था कि लैंड पे और सी पे दोनों जगह पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो आरबीआई के द्वारा ये निकाला जाता है, साल के अंदर में 2 बार आता है, एक जून के अंदर में, एक दिसंबर के अंदर में आता है। साथ-साथ ये ओवरऑल हेल्थ बताता है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कि हमारे यहाँ बैंकिंग इन एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल मार्केट हो गई, ये सारे के सारे सही है ना, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं ना, इन चीज़ों का रिपोर्ट जो होता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर में आता है। यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए गए हैं वो ध्यान में रखना, जैसे एसबीएससी के पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं जिनको आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है और ये आरबीआई के रूल्स के अंदर ही मतलब काम करते हैं। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सेट्रा। देन एनबीएफसी आ गया है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनको एनबीएफसी बोलते हैं, जो बैंक नहीं होते हैं लेकिन ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है?
देन आपके पास जीएनपी के बारे में बात करेंगे। जीएनपीए क्या होता है, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर एक बैंक से या किसी बैंक से आपने लोन लिया और 90 दिन तक वो लोन को, जितना भी टाइम था मतलब उसका डेट था देने का, अगर वो लोन नहीं आप दिए 90 डेज तक, वो बैकलॉग लग गया आपका, तो वो एनपीए अकाउंट के अंदर में चला जाता है, डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर में वो चला जाता है। कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या होता है, तो एक्स्ट्रा कुछ बैंक का कैपिटल होता है जो वो होल्ड करके रखता है कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट, क्या स्ट्रेस टेस्ट हो गया, जो बैंक का टेस्ट एक होता है कि वेरी जब भी इकोनॉमी बैड कंडीशन में रहता है तो बैंक कैसे परफॉर्म करता है, इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास फिर एक आता है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। देखिए माइक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, माइक्रो मतलब छोटा, तो अगर मान लीजिए एक पूछेगा कि इनकम ऑफ अ पर्सन ये क्या हुआ, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। होल इनकम ऑफ अ कंट्री दैट इज जीडीपी, जीडीपी क्या हुआ, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये माइक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंस है, तो ये बताया जा रहा है। एंड देन डोमेस्टिक डिमांड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, उसको ध्यान में रख सकते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जब हमने बात किया तो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये हाईएस्ट लेवल फोरम होता है इंडिया के अंदर में, जो कहीं ना कहीं डिस्कस करता है, मॉनिटर करता है जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर में, उन सभी चीज़ों को, इसलिए इसको हम लोग एक सुपर कमिटी के नाम से भी समझते हैं। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, यूनियन यूनियन मतलब हेड किया जाता है इसको, यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं उसके द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। देन आपके पास ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन 2013 का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन डिसीजन था, उसके अंदर ये बनाया गया था, इसलिए बोला जा रहा है कि नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जो किसी एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव डिसीजन के अंदर में बनाया गया है, तो वो हो सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा इसकी कुछ मेंबर्स के बारे में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हेड करता है इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको हेड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लास्ट आज का आर्टिकल आता है, आज का लास्ट डे कंप्लीट करते हैं हम लोग 7 जुलाई। सबसे फर्स्ट आर्टिकल आता है ब्रिक्स समिट के बारे में। ब्रिक्स समिट में देखेंगे तो जो ब्रिक्स इस बार का जो समिट है वो ब्राज़ील के अंदर में हो रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है। देन न्यू इनिशिएटिव्स के बाद न्यू न्यू इनवाइट के बारे में बात करें कि कौन-कौन से न्यू इनवाइटी है जो ब्राज़ील के अंदर में। तो बेलारूस ये भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस रटना नहीं है, बस थोड़ा-सा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे आपके पास बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, क्यूबा हो गया, देन आपके पास नाइजीरिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, युगांडा हो गया, देन आपके पास उज़्बेकिस्तान। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यू अ, इनवाइटीज़ है जिनको इनवाइट किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर बात करते हैं कि टोटल जो ब्रिक्स है हमारे पास, इस ब्रिक्स के बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं, इस सारी चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, तो ब्रिक्स को 2006 के अंदर में फॉर्म किया गया था। स्पेशली ब्रिक्स नहीं था उस टाइम, ब्रिक था सिर्फ, दैट मीन्स कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, बस यही 4 कंट्री थे। इस जो है दैट इज़ साउथ अफ्रीका जो है ये बाद में जुड़ेगा। तो पहला इसका जो है फर्स्ट में जब फॉर्मेशन हुआ 2006 में, देन उसके बाद 2010 के अंदर में, स्पेशली 2010 के अंदर में साउथ अफ्रीका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था एज़ अ फुल मेंबर। एंड फर्स्ट मीटिंग एज़ अ ब्रिक्स, मतलब टोटल ब्रिक नहीं, ब्रिक्स का एज़ अ फर्स्ट मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 2011 के अंदर में हुआ था, पहला ब्रिक्स का मीटिंग जो चाइना के अंदर में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि पहला मीटिंग जो है वो ब्रिक्स का चाइना के अंदर था, 2011 के अंदर में हुआ था। और यहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब स्पेशलिटी जो ब्रिक्स ग्रुप है, ये एक रियल जो ब्रिक्स ग्रुप है अभी का, ये ब्रिक्स ग्रुप फॉर्म हो गया था। तो पहले ब्रिक था 2006 में जब ये बना था, फाइनली 2011 के अंदर में ये ब्रिक्स बन चुका था, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो ध्यान में आपको रखना है। सबसे फर्स्ट है आपके पास जिसको बोलते हैं सीआरए, दैट इज़ द कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये क्या है, तो जितने भी ब्रिक्स के सेंट्रल बैंक हैं, इन सभी सेंट्रल बैंक्स के बीच में का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं जब भी उनके उनके कंट्री के अंदर में अगर कोई सडन करेंसी क्राइसिस आता है तो जैसे मान लीजिए जो भी ब्रिक्स कंट्री है उसमें से कोई एक कंट्री के अंदर में कोई करेंसी क्राइसिस आ गया, तो जो भी मेंबर है उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये एग्रीमेंट के अंदर में ये सारा चीज़ें होगा सीआरए के अंदर में। देन आपके पास आता है एनडीबी। एनडीबी क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो एक डेवलपमेंट फंडिंग है जो ब्रिक्स के जो भी कंट्रीज है उनके द्वारा दिया जाएगा। फंडा जो भी अगर आपके पास जो डेवलपमेंटल फंडिंग्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो मान लीजिए कि एक इंडिया के अंदर में कोई चीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हमको कुछ डेवलप करना है, इसके लिए ब्रिक्स नेशन जो है हमको कुछ फंडिंग दे सकता है, तो वो कौन से एग्रीमेंट के अंदर ब्रिक्स देगा, तो एनडीए के अंदर में देगा। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि ये सिर्फ डेवलप जो भी मतलब ब्रिक्स की कंट्रीज़ है उनके लिए ही नहीं है, इसके अलावा जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है
अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, इनको भी ये लोग मतलब डेवलपमेंट फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, एक है आपके पास CRA जो सडन क्राइसिस से रिलेटेड है, दूसरा है NDB जो डेवलपमेंटल फंडिंग से रिलेटेड है, कि आपके अंदर में कुछ डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए फंड देगा ब्रिक्स का जो नेशन है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, उन सभी को ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाना। तो ये जो भी कंट्रीज है इसके अंदर में ज़्यादातर सभी के सभी डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना, ग्रेटर वॉइस और रिप्रेजेंटेशन बन के आना इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का। तो जो नए नए इकोनॉमी जो इमर्ज कर रहा है उनका एक ग्रेटर वॉइस बन के आना, और साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर में जो भी वेस्टर्न नेशन है उसके डोमिनेंस को कहीं ना कहीं चैलेंज करना। तो ये 3 मेन इसका ऑब्जेक्टिव है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जो है वो 36% वर्ल्ड का टोटल जो 10 कंट्री है इसके अंदर में, 10 कंट्री से कौन-कौन से हैं वो भी अभी हम लोग देख लेंगे, याद भी हो जाएगा आपको। तो 36% जो है वर्ल्ड का GDP शेयर करता है। वर्ल्ड के GDP में 46% वर्ल्ड का पॉपुलेशन के अंदर में ये शेयर है इसका, मतलब जो भी 10 कंट्रीज़ है, और 25% जो है वो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट के अंदर में इसका शेयर है, ठीक है? नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के बारे में, कि इंडिया और ब्रिक्स के बारे में, तो चेयरमैनशिप जो है इंडिया का 2021 में इंडिया को चेयरमैनशिप मिला था ब्रिक्स का, जिसके अंदर में हमारा थीम था कोऑपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। तो ये हमारे पास उस टाइम 2021 का था, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है 2026 के अंदर में हमारे पास वापस चेयरमैनशिप आने वाली है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि 2026 में हमारे पास आने वाली है। अभी इस साल तो है 25 में, तो ब्राज़ील इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन-कौन से मेंबर इस साल जॉइन किए। 24 वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 5th में इस साल जो जॉइन किए वो इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। करंट में सबसे रिसेंटली इंडोनेशिया इसको जॉइन किया है। अब जो 10 मेंबर है उसको याद कैसे करना है उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमने बना लिया III का, जिसमें इंडिया आ गया, ईरान आ गया, इंडोनेशिया हो गया। ये ऐसे ही याद रहेगा, ट्रिपल आई। तो 3 आई के अंदर में इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया। दूसरा आपके पास है चाइना और रसिया, दोस्त दोस्त, तो ये भी याद रहेंगे। फिर आपके पास इथियोपिया एंड इजिप्ट। इथियोपिया एंड इजिप्ट, ये दोनों भी ऐसे याद करके रखना है कि ई से दोनों याद है। तो एक हो गया ट्रिपल आई, एक हो गया डबल ई से, और देन आपके पास रसिया, चाइना, दो दोस्त। तो ये तो हो गए सारे के सारे एक साथ वाले। मतलब पराये लोग कौन है? ये तो अपने ही हो गए एक साथ वाले। पराये लोग हैं आपके पास ब्राज़ील, अफ्रीका एंड UAE। तो ये याद रखना है आपको। ब्राज़ील और अफ्रीका तो ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये तो जो दोनों का दोनों स्टार्टिंग से ही मेंबर है। ब्राज़ील ब्रिक्स के अंदर में बी आता है, और इससे आपके पास 2011 के अंदर जब ब्रिक्स पूरा फॉर्म कर गया तो साउथ अफ्रीका। UAE थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस तरह से आप दसों मेंबर के नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 2009 में के अंदर में हुआ था ब्रिक्स का, तो ये गलत है। पहला 2000 जो ब्रिक्स बोल रहा है, ब्रिक नहीं बोल रहा है, तो ब्रिक्स का पहला समिट जो है 2011 के अंदर में हुआ था। जस्ट हमने अभी बात किया है यहाँ पे कि फर्स्ट समिट जो है 2011 के अंदर में हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो आपके पास बता रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो लास्ट ज्वाइन किया था ब्रिक्स ग्रुप को, ठीक है, लास्ट में ज्वाइन किया था, तो ये भी सही है। ये बाद में आते हैं, स्टार्टिंग में ब्रिक्स में नहीं था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आता है हमारे पास हेवी वाटर रिएक्टर के बारे में, कि जो गुजरात के अंदर जो ककरापाड़ है, यहाँ पे आपके पास 2 नए हेवी वाटर रिएक्टर्स जो है वो ओपन किए गए हैं। तो इसलिए न्यूज़ में आ रहा है ये हेवी वाटर रिएक्टर जो है वो NPCIL के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। नाउ ये जो हेवी वाटर रिएक्टर है, स्पेशली जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है, इसके अंदर में अगर फ्यूल के बारे में बात करेंगे तो जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें एज ए फ्यूल इसमें यूज़ होता है, और D2O जो होता है जिसको हेवी वाटर बोलते हैं वो मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, और साथ साथ कूलेंट की तरह भी यूज़ होता है। मॉडरेटर का काम क्या है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अगर प्रेशराइज़ हेवी वाटर रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ यही क्यों हमारे यहाँ किया जा रहा है, मतलब सेटअप, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट में हो जा रहा है। फ्यूल एबिलिटी इसका ईज़िली मिल जाता है क्योंकि नेचुरल यूरेनियम का यूज़ कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और साथ-साथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग प्रेशराइज़्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स अभी बना रहे हैं। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो टोटल 25 ऑपरेशनल अभी हमारे पास रिएक्टर्स है, जिसमें 19 रिएक्टर जो है वो आपके पास प्रेशराइज़ हेवी वाटर रिएक्टर्स है, 2 जो है आपके पास बॉयल वाटर रिएक्टर्स हैं, एंड 2 जो आपके पास प्रेशराइज़ वाटर्स रिएक्टर है, ठीक है? कैपेसिटी अगर टोटल देखेंगे तो अभी हमारे पास मतलब 8.18 वाट का हमारे पास टोटल कैपेसिटी है। मतलब जिस जो टू टोटल एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, जितना रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 2.8% है। हमारा टारगेट क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट तक इसको लेके जाना है, ठीक है? यहाँ जी छूटा हुआ है, 2.8 गीगावाट होगा वहाँ।
देन स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर जो है वो इसके अंदर टू 2047 तक का जो टारगेट है 100 गीगावाट का, इसमें ज़्यादातर हम लोग स्मॉल मॉड्यूलेटर जो रिएक्टर्स होते हैं उसका ही यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के बारे में। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स भी अभी न्यूज़ में आया था, क्योंकि कलपाकम जो तमिलनाडु के अंदर में है, यहाँ से ये न्यूज़ आया था इसके बारे में। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के बारे में, कि ये प्लूटोनियम का यूज़ करता है एज़ अ फ्यूल और लिक्विड सोडियम का यूज़ करता है आपके पास कूलेंट की तरह। जैसे यहाँ पे जो है वो कूलेंट में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, D2O का, ठीक है? कूलेंट और मॉडरेटर में, वैसे ही यहाँ पे जो है वो लिक्विड सोडियम का यूज़ करता है। ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर हो गया, हेवी वाटर रिएक्टर हो गया, ये सारे आप स्टार्टिंग में ऑलरेडी कवर करोगे, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा था हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में और भी डिटेल आप स्टार्टिंग में कवर करोगे। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हेवी वाटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर में, ये क्या काम करता है? तो अभी जस्ट हमने देखा कि हेवी वाटर मॉडरेटर और कूलेंट की तरह यूज़ करता है। तो इसमें एक ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इसी की वजह से तो ये मतलब स्लो डाउन करेगा रिएक्शन को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नाउ सेकंड लास्ट आर्टिकल आता है हमारे पास प्लांट ट्रीटी को लेके। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक चीज़ है इसके अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है, तो मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ये प्लांट जो ट्रीटी है इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है? इसके अलावा इसको हम लोग इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसको मैनेज करने में ये हेल्प करता है बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सेस ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है? अडॉप्ट किया गया था इसको 2001 के अंदर में, और इसको फोर्स में लेके आया गया था 2004 के अंदर में, अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट इज यूएन का जो एक बॉडी है, इसके अंदर में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें से प्लांट ट्रीटी के अंदर बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो एनेक्स 1 है इसका, एक ट्रीटी के अंदर में एक अमेंडमेंट हुआ था एनेक्स 1 के अंदर में, ये इंडिया के अगेंस्ट में है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। एनेक्स 1 के अंदर में आपके पास बहुत सारे क्रॉप्स की लिस्ट है, स्पेशली 35 क्रॉप्स, और कुछ जो है वो आपके अंदर में कुछ फोराज भी है जो इंडिया के अगेंस्ट में, ये कहीं न कहीं मतलब जो अमेंडमेंट था वो था। अभी अमेंडमेंट क्या था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। बस इतना याद रखना है कि कोई एनेक्स 1 अमेंडमेंट था इसके अंदर में, जो इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। इंडिया के अंदर से अगर बात करते हैं तो आईसीआर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस प्लांट ट्रीटी के अंदर में। चलिए लास्ट सेकंड लास्ट, अच्छा वो सेकंड लास्ट न्यूज़ नहीं था, ये है आपके पास सेकंड लास्ट न्यूज़। ग्रेट निकोबार के बारे में बात करते हैं। ग्रेट निकोबार के बारे में बात करेंगे तो इंडिया और ग्रेट निकोबार के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के द्वारा जो 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो हमारा ग्रेट निकोबार में है, बनाया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग न्यू टाउनशिप बनाएँगे, बहुत सारे जो ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट्स जो है वगैरह बनाएँगे, और अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, स्पेशली निकोबार को डेवलप करने के लिए। अंडमान एंड निकोबार के बीच में बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का चैनल है जो दोनों को अलग अलग करता है। रिलेवेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है निकोबार का, तो हमारे पास ये क्लोज है इंडिया इंडो पैसिफिक चेक पॉइंट, जो मलक्का स्टेट है उसको हम लोग जो चेक पॉइंट बोलते हैं उसके क्लोज है, तो कहीं ना कहीं हमको चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए हेल्प हो सकता है, कर सकता है। साथ साथ स्ट्रेटेजिक सर्वेलांस के लिए भी हम लोग नेवी और एयरफोर्स के बेसिस है वहाँ पे, तो स्ट्रेटेजिक सर्वेलांस के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कंसर्न क्या है, सबसे पहला कंसर्न इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इम्पैक्ट, जो मैंग्रोव्स है, जो कोरल रीफ्स है एक्सेट्रा वहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं, तो ये पहला कंसर्न है। दूसरा आपके पास जो ट्राइबल राइट्स हैं, जो ट्राइबल वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे स्पेशली जो निकोबार्स होते हैं इसके अंदर में जो सोम्पेन ट्राइब्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सोम्पेन ट्राइब जो है वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इतना सारा चल रहा है, तो इसकी वजह से ये सारे जो ट्राइब्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एंड फाइनली लास्ट आर्टिकल आता है हमारे पास हेल्गोलैंड। हेल्गोलैंड के बारे में बात करेंगे तो ये जर्मनी का एक पार्ट है हेल्गोलैंड, जो स्पेशली नॉर्थ सी के अंदर में आता है, जर्मनी का पार्ट है, ये ध्यान में रखना है, न्यूज़ में है तो। केसेस इन न्यूज़ के अंदर में ये टॉपिक कवर होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। तो क्या मैच द फॉलोइंग कि हेल्गोलैंड कहाँ का, मतलब कहाँ से रिलेट करते हैं इसको, कौन से कंट्री का पार्ट है, तो ये याद रखना है जर्मनी का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का क्लिक बहुत सारा है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखना है इसके बारे में कि यहाँ पे इसको नॉन नॉन फॉर क्लीन एयर, जो यहाँ पे एयर क्लीन एयर होता है, इस चीज़ के लिए इसको जानते हैं हेल्गोलैंड को। तो हेल्गोलैंड कहाँ पे है, तो पार्ट है जर्मनी का। रेड सैंडस्टोन क्लिप्स यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं, क्लीन एयर के लिए हम लोग इसको जानते हैं। साथ साथ ये क्वांटम थ्योरी का बर्थ भी यहीं से हुआ था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो ये बर्थ प्लेस है क्वांटम थ्योरी का, ये बर्थ प्लेस है। साथ-साथ साइंटिस्ट एक ध्यान में आपको रखना है कि जो वर्नर हेसेनबर्ग जो थे, जो जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को मतलब कहीं न कहीं क्वांटम थ्योरी का जो बर्थ दिया था, यहीं से हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड अब चलिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे प्रीवियस आर्टिकल्स और इससे रिलेटेड, जैसे स्वैम्प एंड ट्राइब,
2009 का क्वेश्चन है, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अभी जस्ट हमने देखा निकोबार पे। ओंगे ट्राइदी अंडमान एंड निकोबार पे पाया जाता है। इसके अलावा मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हो गए, ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। पूछा जा रहा है इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ ये तीनों पाया जाता है? तो ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है? तो जस्ट अभी हमने देखा था 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं फर्स्ट सेशन के अंदर में। अब अगर इसका सेकेंड सेशन आप लोग को चाहिए तो कमेंट में करके बताइएगा, मैं इसका सेकेंड सेशन लेके आऊँगा। आज थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, आई थिंक डेढ़ 2 घंटे से क्रॉस हो रहा होगा, 2 घंटे के अप्रॉक्स जा रहा होगा, तो अगले सेशन में थोड़ा-सा फास्ट रखेंगे अगर लेके आएँगे तो, और जल्दी कंप्लीट करेंगे थोड़ा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन कमेंट में बताइएगा। अगर सारे आर्टिकल्स अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड ऑलरेडी करके दे रहा हूँ, नोट्स खुद से बना के दे रहा हूँ, इसका लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? मंथली कंपाइलेशन भी इसका लेके आ रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।